डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामने के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियां खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया जी दोस्तों, कैसी लगी आपको यह शानदार कहानी? हमें पूरी उम्मीद है कि इस आलमी शोहरत यफ्ता स्टोरी से आप भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अब यह कहानी अपने सबसे सनसानी खाइज मोड पर पहुंच चुकी है, जहां हर नए चैप्टर के साथ नए एडवेंचर्स, खतरनाक चैलेंजेस और हैरान कुन राज सामने आ रहे हैं, जो इस कहानी को मजीद दिलचस्प और दिल धड़का देने वाला बना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की जबरदस्त और ससनी खिसकस्ट। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए माय एफएम नॉवेल्स के साथ। चैप्टर नंबर 2881 से 2890 तक। इंजमाम। सिस्टम का नोटिफिकेशन पढ़ते ही सैफ अली उलझन का शिकार हो गया। ये पहला मौका था जब उसने किसी खुफिया सरजमीन के गिल्ड सिटी के साथ जम होने के बारे में सुना था। उसने माजी में कई खिलाड़ियों की अफवाज को कीमती खुफिया सरजमीनों के ऊपर गिल्ड सिटीज तामीर करते देखा था। ताहम इन गिल्ड सिटीज की तरक्की के बावजूद उन्हें कभी भी इन खुफिया सरजमीनों के साथ बराह रास्त जम होने का मौका नहीं मिला था। एक लम्हे के लिए सैफ अली हिचकिचाया। शैतानी खुदा की खुफिया सरजमीन दर्जा 150 से ऊपर की एक गार्ड मोड खुफिया सरजमीन थी। अगर उसने लापरवाही से इसे कदीम चटानी शहर के साथ जम कर दिया और वो खुफिया सरजमीन गायब हो गई तो उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ताहम इससे पहले कि सैफ अली मजीद गौर करता, इसे सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन मौसूल हुआ। सिस्टम, ये पता चला है कि आपके पास 30 लाख जादुई क्रिस्टल और 5000 7 लोमैनरेज क्रिस्टल मौजूद हैं। अपने शैतानी खुदा की खुफिया सरजमीन को मरकज बनाकर कदीम चटानी शहर की तमन्नों की शराइत पूरी कर दी है। क्या आप खुफिया सरजमीन को जम करके शहर को अपग्रेड करना चाहते हैं? मंजूर है। नोटिफिकेशन के मुंदरजात सुनकर सैफ अली ने बगैर किसी हिचकिचाहट के इत्तफाक कर लिया। गार्ड्स डोमेन में कई मुकद्दस शहर थे और उनमें से एक मुकद्दस शहर का मरकज एक गार्ड मोड खुफिया सरजमीन थी। जंग के देवता की इबादतगाह ने भी अपना मरकजी हेडक्वार्टर इसी मुकद्दस शहर में कायम किया था। मुकद्दस मकाम। ये मुकद्दस जगह वो वजह भी थी जिसकी वजह से तमाम दर्जा 5 के माहिरीन टॉप ऑफ दी वर्ल्ड का दौरा करने की कोशिश करते थे। मुकद्दस मकाम गार्ड्स डोमेन का वाहिद कदीम शहर था जिसके बारे में खिलाड़ियों ने तस्दीक की थी कि वहां दर्जा 6 की तरक्की के सुराग मौजूद हैं। ये शहर इतना कदीम था कि आज के दौर में कोई भी उसकी उम्र का तयन नहीं कर सकता था। अफवाह थी कि दर्जा 4 का कोई भी खिलाड़ी जो मुकद्दस मकाम में दाखिल होता है, इसके दर्जा 5 पर तरक्की पाने के 100% इम्कानात होते हैं। ताहम जिस चीज ने मुकद्दस मकाम को हैरत अंगेज बनाया वो सिर्फ वहां का इल्म नहीं था, बल्कि इस मुकद्दस शहर का दर्जा 150 से ऊपर की एक गार्ड मोड खुफिया सरजमीन पर मुकम्मल कंट्रोल था। वो खिलाड़ी जिन्होंने शहर में काफी इख्तियार हासिल कर लिया था, हता कि दर्जा 3 के खिलाड़ी भी इस खुफिया सरजमीन में दाखिल हो सकते थे। ये बाहर की दुनिया में पाई जाने वाली गार्ड मोड और खुफिया सरजमीनों से मुख्तलिफ था, जहां इलाही ताकत के दबाव की वजह से दाखिले की कम अज कम जरूरत दर्जा 4। अगरचे गार्ड मोड का खुफिया सरजमीन में बड़े खतरात मौजूद थे, लेकिन वो हर जगह नहीं थे। मजीद बरा दर्जा 150 से ऊपर की गार्ड मोड खुफिया सरजमीनों के अंदर का माहौल बाहर की दुनिया से मुख्तलिफ था, जो कदीम जमाने से मुशाबहत रखता था। वो दूर जो देवताओं से भरा हुआ था। लिहाजा गार्ड मोड खुफिया सरजमीन में दाखिल होना कम दर्जे के खिलाड़ियों के लिए भी एक बेहतरीन मौका था। अब जबकि कदीम चटानी शहर एक और मुकद्दस मकाम बन सकता था, सैफ अली इस मौका को कैसे ठुकरा सकता था? सैफ अली की मंजूरी के बाद इसके बैग से कुछ जादुई क्रिस्टल और 7 लोमैनरेज क्रिस्टल जो उसने सेनेट हैंड के गोदाम से हासिल किए थे, गायब हो गए। साथ ही कदीम चटानी शहर में हल्का सा इर्तियाश पैदा हुआ। कदीम चटानी शहर के इलाकाई सिस्टम का ऐलान, कदीम चटानी शहर की अपग्रेडिंग शुरू होने वाली है। कदीम चटानी शहर के अंदर मौजूद तमाम खिलाड़ियों को 10 मिनट में शहर से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। शहर के अंदर मौजूद खिलाड़ियों को मशवरा दिया जाता है कि वो जरूरी तैयारियां कर लें। सिस्टम का ऐलान पूरे इलाके में 3 बार गूंजा। इसके बाद सैफ अली को एक जाती सिस्टम नोटिफिकेशन मौसूल हुआ। सिस्टम, कदीम चटानी शहर की अपग्रेड में एक कुदरती दिन लगने का तखमीना है। चूंकि अब के पास कदीम चटानी शहर के सिटी लॉर्ड का टोकन है, इसलिए अब शहर से 3000 गज से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। आप लॉग ऑफ करके आराम करने का इंतखाब भी कर सकते हैं।
یہ اتنا طویل کیوں ہے؟ سیف علی نوٹیفیکیشن دیکھ کر بے زبان رہ گیا۔ عام طور پر ایک گلڈ سٹی کی اپ گریڈ میں صرف چند گھنٹے لگتے ہیں۔ اس کے باوجود قدیم چٹانی شہر کو اپنی ترقی کے لیے ایک دن درکار تھا۔ جب تک شہر تیار ہوتا، درندہ بادشاہ شیطانی خدا کی خفیہ سرزمین کی معلومات پورے گارڈز ڈومین میں پھیلا چکا ہوتا۔ اور اس سے بھی بدتر بات یہ تھی کہ تمنا اور اپ گریڈ کے عمل کے بعد قدیم چٹانی شہر اپنی کمزور ترین حالت میں ہوگا۔ سسٹم کی پہلی بڑی اپ ڈیٹ سے پہلے گلڈ سٹیز کو اپ گریڈ کے دوران ایک رعایتی مدت ملتی تھی۔ اب گلڈ سٹیز کو وہ فائدہ حاصل نہیں تھا، کھلاڑیوں کو اپنے شہروں کا دفاع خود کرنا پڑتا تھا۔ اگر بیرونی دنیا کی افواج پرعزم ہوئیں تو قدیم چٹانی شہر کی تعمیر نو ختم ہوتے ہی اسے جنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس وقت فائر ڈانس نے سیف علی کی طرف دیکھا اور پوچھا، گلڈ لیڈر، ہم نے سینٹ ہینڈ کا گودام خالی کر دیا ہے، کیا ہمیں اب پیچھے ہٹ جانا چاہیے؟ نہیں، پہلے درندہ بادشاہ اور دیگر قیدیوں کو سلور ونگ سٹی واپس لے جاؤ، سیف علی نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے علاوہ سے کہو کہ وہ وقت سے پہلے سلور ونگ سٹی میں ضروری افرادی قوت جمع کر لے۔ جیسے ہی قدیم چٹانی شہر کھلے، انہیں فوری طور پر شہر میں تعینات کر دو۔ جی جناب۔ سیف علی کی باتیں سن کر فائر ڈانس سمجھ گئی کہ قدیم چٹانی شہر کی ترقی کے ساتھ مصیبت بھی آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ شہر کے لیے ایک بڑی جنگ منتظر ہو۔ وہ فوری طور پر اس کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے روانہ ہو گئی۔ فائر ڈانس کے قدیم چٹانی شہر سے جانے کے بعد سیف علی نے لاگ آف کرنے اور آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ پہلے مختلف کاموں میں مصروف رہا تھا، اس لیے اسے گیم سے وقفہ لینے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اب جب کہ سسٹم نے اسے قدیم چٹانی شہر کے قرب و جوار سے باہر جانے سے روک دیا تھا، وہ اس موقع کو آرام کرنے کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ یوانتیان سٹی کا بالائی زون، چھٹا جنوبی ضلع۔ فیئرلیس کیبن کا ہیچ آہستہ سے کھلا اور سیف علی گیمنگ کیبن سے باہر نکلا۔ جیسے ہی سیف علی کیبن سے باہر نکلا، اسے چکر آنے لگے۔ وہ تقریباً کیبن میں واپس گرنے ہی والا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جیسے ہی اس کے سامنے دنیا گھومنے لگی، سیف علی کو ایک ناقابل بیان بھوک محسوس ہوئی۔ الجھن میں اس نے سوچا، کیا میرا دماغ اور جسم مطابقت پیدا کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں کیونکہ میں نے ڈریگن ٹیمپل میں بہت زیادہ وقت گزارا ہے؟ تاہم سیف علی نے اس معاملے پر زیادہ دیر تک غور کرنے کی ہمت نہیں کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اسے صرف ایک ہی کام کرنے کی ضرورت ہے، کھانا۔ اس نے اس بھوک کا تجربہ پہلے بھی ایک بار کیا تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ اس کی خون کی کمی جیسی علامات اس کے جسم میں توانائی کی کمی کا نتیجہ تھیں۔ خوش قسمتی سے سیف علی نے ایسی صورتحال کے لیے تیاری کر رکھی تھی۔ زیرو ونگ کے بولڈر کارپوریشن کے ساتھ شراکت داری کے بعد کارپوریشن نے زیرو ونگ کو لائف پوشن کی 30 بوتلیں دی تھیں۔ سیف علی نے ان میں سے زیادہ تر زیرو ونگ کے عہدیداروں میں تقسیم کر دی تھیں، لیکن احتیاط کے طور پر 5 اپنے پاس رکھ لی تھیں۔ یہ صورتحال بالکل وہی تھی جب اسے ان لائف پوشنز کو استعمال کرنے کی ضرورت تھی۔ سیف علی نے پلک جھپکتے ہی لائف پوشن کی 2 بوتلیں خالی کر دیں۔ تاہم اگرچہ اس کی علامات میں کمی آئی، لیکن اس کے دماغ اور جسم میں اب بھی توانائی کی کمی تھی۔ 5ویں بوتل پینے کے بعد ہی سیف علی نے خود کو دوبارہ زندہ محسوس کیا۔ شکر ہے کہ میں نے 5 بوتلیں تیار رکھی تھیں۔ صرف 4 بوتلوں سے میں اس مشکل سے نہیں نکل پاتا۔ سیف علی اپنے سامنے خالی بوتلوں کو دیکھ کر گہری سانس لیے بغیر نہ رہ سکا۔ لائف پوشن کی یہ 5 بوتلیں اسے 2 ماہ تک چلنی چاہیے تھیں۔ اب اس نے ایک ہی جھٹکے میں 5 ختم کر دی تھیں۔ اگر مریم اور کیروئی کو اس بارے میں پتا چلا تو انہیں دل کا دورہ پڑ جائے گا۔ آخر کار یہ ان کے لیے آدھے سال کا راشن تھا۔ تاہم جہاں سیف علی کو اس استعمال پر دکھ ہوا، وہیں اس نے خود کو مکمل طور پر توانا بھی محسوس کیا۔ اس کی جسمانی تندرستی، ذہنی طاقت، ادراک اور جسمانی پہلوؤں میں زبردست اضافہ ہوا تھا۔ اب دونوں آنکھیں بند ہونے کے باوجود وہ اب بھی اپنے کمرے کے خدوخال محسوس کر سکتا تھا۔ اگر وہ توجہ مرکوز کرتا تو وہ پوری بلڈنگ بلاک میں موجود لوگوں کی زندگی کی لہر کو بھی محسوس کر سکتا تھا۔ یہ محض ناقابل یقین تھا۔ کیا میں پہلے ہی ذہنی طاقت کا ماہر بن چکا ہوں؟ یہ خیال سیف علی کے ذہن میں اس وقت آیا جب اس نے عمارت میں دوسروں کی زندگی کی لہر کو محسوس کیا۔ وہ اس تبدیلی کی کوئی اور وضاحت نہیں سوچ سکتا تھا۔ صرف افواہوں میں سنائے جانے والے ذہنی طاقت کے ماہرین ہی ایسی صلاحیت رکھ سکتے تھے۔ اس وقت
دنیا کے بارے میں اس کا نظریہ بھی بدل چکا تھا۔ سیف علی نے 10 منٹ تک اس تجربے میں خود کو غرق رکھنے کے بعد مسکرایا۔ اگرچہ میں نہیں جانتا کہ میں ذہنی طاقت کا ماہر بنا ہوں یا نہیں، لیکن اپنے موجودہ معیار کے ساتھ مجھے لو تینڈی کی پشت پناہی کرنے والے ذہنی طاقت کے ماہر کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں تک سوچنے کے بعد سیف علی نے خود کو سنبھالا اور اپنے گھر سے نکل گیا۔ اس نے اپنی اور زیرو ونگ دونوں کی ترقی کے لیے ضروری وسائل کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے 5 اسٹیٹس کارپوریشن کی حویلی کا دورہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ پہلے وہ لو تینڈی کے سرپرست کے اسے نشانہ بنانے کے بارے میں فکر مند تھا، اس لیے اس نے اپنے رہائشی علاقے سے زیادہ دور جانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ اب جب کہ اس کی طاقت میں نمایاں بہتری آئی تھی، وہ قدرتی طور پر مزید پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا تھا۔ وہ بغیر کسی فکر کے اپنے کام کر سکتا تھا۔ چیپٹر 2882 بالائی زون کا لین دین۔ جب سیف علی اپنے گھر سے نکلا اور ارد گرد کی سڑکوں اور عمارتوں کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کتنے فیاض ہیں! انہوں نے مجھ پر نظر رکھنے کے لیے 1 درجن سے زیادہ ہاف سٹیپ گرینڈ ماسٹرز بھیجے ہیں۔ وہ اب کافی عرصے سے بالائی زون میں رہ رہا تھا۔ مریم سے مزید معلومات حاصل کرنے کے بعد وہ بالائی زون کی عمومی صورتحال کو کم و بیش سمجھ گیا تھا۔ اگرچہ ماسٹر لیول کے ماہرین ہر جگہ پائے جا سکتے تھے، لیکن ہاف سٹیپ گرینڈ ماسٹر لیول کے ماہرین بالائی زون میں بھی موجود تھے۔ وہ بالائی زون کی مختلف تنظیموں کے ستون تھے۔ عام طور پر صرف کسی کارپوریشن کے براہ راست جانشین ہی اس قابل ہوتے تھے کہ اس پائے کا کوئی ماہر ان کے ساتھ ہو۔ عام طور پر بالائی زون میں کام کرنے والی صرف ایک فرسٹ ریٹ کارپوریشن کے پاس ہی اس کی کمان میں 1 درجن سے زیادہ ہاف سٹیپ گرینڈ ماسٹرز ہوتے تھے۔ تاہم سیف علی نے اس کا پیچھا کرنے والے ماہرین پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ ایسا برتاؤ کرتے ہوئے جیسے اس نے انہیں کبھی نوٹس ہی نہیں کیا، وہ مسکراتے ہوئے حویلی کے علاقے کی طرف بڑھ گیا۔ بٹلر اس لڑکے نے واضح طور پر ہمیں دیکھ لیا ہے، پھر بھی اسے کسی وجہ سے ہماری پرواہ نہیں لگتی، ایک سیاہ لباس پہنے ادھیڑ عمر شخص نے ایک اپارٹمنٹ کی چھت پر کھڑے ہو کر کہا جب اس نے سیف علی کی جاتی ہوئی پیٹھ کو دیکھا۔ پھر وہ کوئی کی طرف مڑا جو اس کے پاس کھڑا تھا اور پوچھا کیا اس کے پیچھے کوئی بڑی طاقت ہے؟ انفینیٹی ماسٹر فو جیوزونگ اس وقت سخت غصے میں تھا جب اسے اپنے شاگرد وانگ شوانمنگ کی بالائی زون سے بے دخلی کا علم ہوا۔ اس کے بعد اس نے ان کئی خاندانوں کے بزرگوں سے درخواست کی تھی جو اس کے مقروض تھے کہ وہ سیف علی پر نظر رکھیں، اور اگر موقع ملے تو انہیں سیف علی سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ قدرتی طور پر جن خاندانوں سے درخواست کی گئی تھی ان کے بزرگ فو جیوزونگ کو یہ احسان بیچنے کے لیے تیار تھے۔ آخر کار ان کی تحقیقات کے مطابق سیف علی کا کوئی پس منظر نہیں تھا، وہ صرف بولڈر کارپوریشن کے ہانگ سنگ یوان کی وجہ سے بالائی زون میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس کے بارے میں واحد قابل ذکر چیز گارڈز ڈومین میں کچھ کامیابیاں تھیں۔ سیاہ لباس والے شخص کے سوال کے جواب میں کوئی نے سر ہلایا اور کہا جہاں تک میں جانتا ہوں بولڈر کارپوریشن کے علاوہ بالائی زون میں اس کا واحد دوسرا تعلق جنرل مینیجر شیا سے ہے۔ تاہم اس میں ان کی دلچسپی اس سطح تک نہیں پہنچی جہاں وہ اس کی خاطر ہمیں اپنا دشمن بنانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ شاید اس وقت اس لیے ہمیں نظر انداز کر رہا ہے کیونکہ اس کے گرد سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس لڑکے کے دن گنے جا چکے ہیں، ادھیڑ عمر شخص نے سیف علی کی دور ہوتی ہوئی شخصیت کو سرد مہری سے دیکھتے ہوئے کہا۔ 2 گرینڈ ماسٹرز کے درمیان مقابلے میں مختصر وقت میں میچ کے نتیجے کا فیصلہ کرنا واقعی مشکل ہوگا۔ تاہم ان کی طرف 6 ہاف سٹیپ ہینگلین گرینڈ ماسٹرز اور 8 گرینڈ ماسٹرز تھے۔ 8 گرینڈ ماسٹرز میں سے 3 تو باقاعدہ ہینگلین گرینڈ ماسٹرز تھے۔ اگر وہ مل کر کام کریں تو وانگ شوانمنگ جیسا ماہر بھی جلدی گر جائے گا اور اسے فرار ہونے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اس صورت میں باقی سب کچھ آپ پر چھوڑتا ہوں بزرگ کیو۔ میں یہاں آپ کی اچھی خبر کا انتظار کروں گا، کوئی نے سیاہ لباس والے ادھیڑ عمر شخص سے احترام سے کہا۔ بزرگ کیو ایک فرسٹ ریٹ کارپوریشن کے بزرگ تھے۔ اگرچہ وہ اپنی بڑھتی عمر کی وجہ سے اب مزید بہتری نہیں لا سکتے تھے، لیکن وہ اب بھی ایک ہینگلین گرینڈ ماسٹر تھے۔ ان کی طاقت وانگ شوانمنگ سے بھی تھوڑی زیادہ تھی۔ اگر فو جیوزونگ نہ ہوتے تو بزرگ کیو نے اسٹار لائن کارپوریشن پر ذرہ برابر بھی توجہ نہ دی ہوتی۔ کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہم پر چھوڑ دیں، ایک بار جب ہمیں موقع مل گیا ہم اسے معذور کر دیں گے، بزرگ کیو نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہم اس لڑکے کو سکھائیں گے کہ وہ بالائی زون میں جس کو چاہے ناراض نہیں کر سکتا۔
बालाई जोन वाकई एक महफूज जगह थी, क्योंकि यहां तक कि ज़हनी ताकत के माहिरीन भी यहां जान लेने की हिम्मत नहीं करते थे, वरना ग्रीन गार्ड कंपनी इस मामले की तहकीकात करती। यहां तक कि एक ज़हनी ताकत के माहिर को भी इस वक्त बालाई जोन में अपने दिन जारी रखने के बारे में नहीं सोचना चाहिए था, क्योंकि ये ग्रीन गार्ड कंपनी की आखिरी हद थी। ताहम किसी को सबक सिखाना या माजूर करना एक अलग बात थी। अगर ग्रीन गार्ड कंपनी ने मुजरिम को रंगे हाथों न पकड़ा तो वो इस मामले से आंखें चरा लेती थी। आखिरकार जब तक कोई शख्स जिंदा था, ग्रीन गार्ड कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए मुख्तसर वक्त में इसे मुकम्मल सेहतयाब कर सकती थी। ये कहने के बाद बुजुर्ग क्यू ने दूसरे माहिरीन के साथ मिलकर सैफ अली का पीछा करना शुरू कर दिया। बालाई जोन, हवेली का जिला। हवेली के जिला में आधे घंटे तक टहलने के बाद सैफ अली एक 3 मंजिला हवेली के सामने पहुंचा, जो 4 बास्केटबॉल कोर्ट्स के बराबर रकबे पर मुहित थी, जैसा कि 5 स्टेटस कॉरपोरेशन से तवक्को थी। इस जिला में ऐसी सिर्फ 10 हवेलियां हैं, यहां तक कि बोल्डर कॉरपोरेशन भी एक हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी। कोई ताज्जुब नहीं कि हान यीफेंग दरमियानी तह के स्लॉट्स में से एक के लिए मुकाबला करने की हिम्मत रखता है। सैफ अली अपने सामने मौजूद पुरतयुश हवेली का मुआयना करते हुए अपनी हैरत पर काबू ना पा सका। उसने ऐसी बड़ी हवेलियों की कीमत देखी थी। इसकी कीमत न सिर्फ 140 मिलियन ट्रेड पॉइंट्स थी, बल्कि किसी के पास 100 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी होने चाहिए थे। अगरचे किसी को 100 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खर्च करने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन इतने ज्यादा पॉइंट्स जमा करना एक नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल काम था। दरी असना, ऐसी बड़ी हवेलियां औसत हवेली से कहीं बेहतर थीं। ज्यादा जगह फराहम करने के अलावा ये हवेलियां पहाड़ की कमर के करीब भी वाक़ थीं। बुनियादी तह में ये दरमियानी तह की करीब तरीन इमारतें थीं, लिहाजा यहाँ के माहौल में मौजूद पुरस्रार तवानाई दीगर मकामात के मुकाबले में कहीं ज्यादा गहरी थी। सैफ अली ने यहाँ एक गहरी सांस ली तो इसका दिमाग पहले ही तरोताज़ा महसूस करने लगा। इसे ऐसा लगा जैसे इसने जमीन पर जन्नत में कदम रख दिया हो। सैफ अली के डोर बैल बजाने के थोड़ी देर बाद मजबूती से बंद धाती गेट खुला और एक शख्स बाहर निकला। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि जो लिंक्यू था, जो हान यीफेंग का बटलर था। सैफ अली को देखकर जो लिंक्यू ने पूछा, मिस्टर सैफ, क्या मैं जान सकता हूं कि आज आपको हमसे क्या काम है? ये इस मुआहदे के बारे में है जो यंग मास्टर हान और मैंने किया था, सैफ अली ने सुकून से जवाब दिया। हमारे मुआहदे के मुताबिक मैं यंग मास्टर हान के साथ कारोबार करने आया हूं। कारोबार? बरा करम मेरे पीछे आए। जो लिंक्यू ने सर हिलाया और सैफ अली को हवेली के अंदर ले गया। जब सैफ अली हवेली में दाखिल हुआ तो उसने फौरी तौर पर हवेली के बैरूनी तरबियती मैदान में एक बुजुर्ग शख्स की निगरानी में कई नौजवान मर्दों और औरतों को तरबियत लेते हुए देखा। बुजुर्ग शख्स ने मार्शल आर्ट्स का लिबास पहन रखा था। अगरचे उनके बाल सफ़ेद थे, लेकिन उनसे खारिज होने वाला हाला इससे कहीं ज्यादा ताकतवर था, जो सैफ अली ने पहले वांग शवानमंग से महसूस किया था। सैफ अली की आमद पर नौजवान मर्दों और औरतों ने तजस्सुस से इसकी तरफ देखा, ये सोचते हुए कि सैफ अली कौन है जिसे 5 स्टेटस कॉरपोरेशन एक मेहमान के तौर पर खुश आमदीद कह रही है। ताहम अपने बुजुर्ग इंस्ट्रक्टर से डांट खाने के बाद उन्होंने फौरी तौर पर अपनी तरबियत पर दोबारा तवज्जो मरकूज कर दी। ऐसा लगता है कि मैं वाकई 5 स्टेटस कॉरपोरेशन को कम नहीं समझ सकता। सैफ अली हैरान रह गया जब उसने हवेली में अपने हवास फैलाए। सिर्फ इस हवेली में 6 ग्रैंड मास्टर्स और 10 से ज्यादा हाफ सेटअप ग्रैंड मास्टर्स मौजूद हैं। यहां तक कि बोल्डर कॉरपोरेशन के पास भी इतने माहिरीन नहीं हैं। सैफ अली को तीसरी मंजिल पर एक इस्तकबालिया कमरे तक ले जाने के बाद जो लिंक्यू ने कमरे के लकड़ी के दरवाजे खोले और कहा, मिस्टर सैफ, यंग मास्टर अंदर इंतजार कर रहे हैं। सैफ अली ने सर हिलाया और कमरे में दाखिल हो गया। उसने हान यीफेंग को लकड़ी की एक ठोस मेज के पीछे आंखें बंद किए बैठे पाया। इस वक्त हान यीफेंग से जर्रा बराबर भी हाला खारिज नहीं हो रहा था और वो किसी आम शख्स से मुख्तलिफ महसूस नहीं हो रहा था। पिछली बार जब सैफ अली इससे मिला था, इसके मुकाबले में हान यीफेंग का हाला ड्रामाई तौर पर बदल चुका था। सैफ अली की आमद को महसूस करते हुए हान यीफेंग ने अपनी आंखें खोलीं। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हान यीफेंग ने कहा, सैफ भाई, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी मुझे ढूंढने आओगे। मुझे तवक्को थी कि तुम बेहतर कीमत हासिल करने के लिए आखिरी 10 दिनों का इंतजार करोगे। इस वक्त तक सैफ अली का नाम युआंतियान सिटी के पूरे बालाई जोन में मशहूर हो चुका था।
वो न सिर्फ वांग शवानमन की बालाई जोन से बेदखली का सबब था, बल्कि वो जीरो विंग का गिल्ड लीडर भी था। इसके पास मौजूद वसाइल ने इस सीजन के कंट्रीब्यूशन मुकाबले में हिस्सा लेने वाली बहुत से कारपोरेशंस को लिलचाया था। अगर वांग शवानमन के उस्ताद फोजियोजोंग न होते तो युआनतियान सिटी के बालाई जोन में मुकीम बहुत सी कारपोरेशंस अब तक सैफ अली के पास पहुंच चुकी होती और शराकतदारी की तजवीज़ पेश कर चुकी होती। मुझे शक है कि ऐसा होगा। मैं जानता हूं कि मैं आपके कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का वाहिद जरिया नहीं हूं, यंग मास्टर। हाँ, अगर मैंने आखिरी लम्हे तक इंतजार किया होता तो शायद मुझे इसके बजाय कम कीमत मिलती। हो सकता है आप इस वक्त मेरे पॉइंट्स चाहते भी ना, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। असल में सैफ अली ने वाकई बेहतर कीमत के लिए इंतजार करने पर गौर किया था। अब अगरचे वो ताखीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। जीरो विंग को फौरी तौर पर बड़ी मिकदार में वसाइल की जरूरत थी, खास तौर पर लाइफ पोशनस की। लाइफ पोशन किसी की जिस्मानी तंदुरुस्ती को बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन दवा थी। अगर जिस्मानी तंदुरुस्ती की हद न होती तो फायर डांस, ली बाऊ और जीरो विंग के कई दूसरे लोग अब तक न्यूट्रलाइज न ग्रैंड मास्टर्स बन चुके होते। सैफ भाई, तुम मजाक कर रहे हो। इस सूरत में हम दो के बदले एक के तनासुब के साथ आगे बढ़ेंगे जिस पर हमने पहले इत्तेफाक किया था। तुम्हारे पास जितने भी पॉइंट्स हैं मैं खरीद लूंगा, हान यीफेंग ने हंसते हुए कहा। ताहम सैफ अली ने सर हिलाया और एक पुरज़्म आवाज में जवाब दिया, नहीं, मुझे एक के बदले एक का तनासुब चाहिए। चैप्टर 2883 रातों रात दौलत। एक के बदले एक, हान यीफेंग ने माथे पर बिल डाले। सैफ भाई, क्या आपकी मांगी गई कीमत कुछ ज्यादा नहीं है? इस वक्त हान यीफेंग अकेला ही गैर मुतमईन नहीं था। दरवाजे के पास खड़े जो लिंक्यू ने सैफ अली की तरफ गुस्से और तमस्खुर की नजरों से देखा। एक के बदले एक का तबादला तनासुब ऐसी चीज थी जिसे युआनतियान सिटी के बालाई जोन में काम करने वाली कोई भी तंजीम कबूल नहीं करेगी। लाइफ पोशनस और फैंटम पोशनस किसी तंजीम की बुनियाद के तौर पर काम करते थे। उनका जखीरा भी कई सालों में जमा किया गया था। ये पोशनस ऐसी अशिया नहीं थीं जो कोई अपनी मर्जी से हासिल कर सके। फिर भी सैफ अली उन कीमती पोशनस को एक के बदले एक के तबादले की शरह पर खरीदना चाहता था। क्या उसने 5 स्टेटस कॉरपोरेशन को बेवकूफ समझ रखा था? 5 स्टेटस कॉरपोरेशन के पास कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बहुत से जराए थे। दरी असना, ये जराए सिर्फ 2 के बदले एक के तनासुब के ख्वाह थे। सैफ अली किस बुनियाद पर एक के बदले एक के तनासुब का मुतालबा कर रहा था? यंग मास्टर हान, इनकार करने में जल्दी न करें, सैफ अली ने हान यीफेंग के सर्द तासुरात को देखते हुए मुस्करा कर कहा। एक के बदले एक का तनासुब एक मुनासिब कीमत है। एक मुनासिब कीमत? हान यीफेंग हंसा। क्या मैं जान सकता हूं कि आप उसे मुनासिब क्यों समझते हैं, सैफ भाई? क्योंकि मैं आपको दरमियानी तह में दाखिल होने के लिए एक सलाट की जमानत दे सकता हूं, यंग मास्टर। हाँ, सैफ अली ने एतिमाद से कहा। क्या अब आपको लगता है कि ये एक मुनासिब सौदा है? सैफ अली की बातों पर हान यीफेंग के सर्द तासुरात थोड़े बदल गए। ताहम उसने जल्दी से खुद को संभाला और पूछा, ये कुछ पुरएतिमाद अल्फाज हैं, सैफ भाई। अगर आपकी बात सच है तो मैं एक के बदले एक के तनासुब पर गौर कर सकता हूं। क्या मैं जान सकता हूं कि आप मेरी मदद करने के लिए किस चीज पर भरोसा कर रहे हैं? 6 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। वो उन पॉइंट्स के साथ जो आपके पास पहले से मौजूद हैं। अगरचे मैं नहीं जानता कि आप पहली पोजीशन हासिल कर सकते हैं या नहीं, लेकिन टॉप 3 में जगह बनाना कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है? मरियम की मालूमात के मुताबिक टॉप 3 रैंक होल्डर्स की हद तकरीबन 10 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स होनी चाहिए। उनके लिए इससे ज्यादा पॉइंट्स हासिल करना मुश्किल होगा क्योंकि कोई भी हकीकी दुनिया के वसाइल के जरिए सिर्फ इतने ही कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमा सकता है। इन टॉप रैंक होल्डर्स के लिए ज्यादा पॉइंट्स हासिल करने का वाहिद दूसरा तरीका गार्ड्स डोमेन में बहुत से 7 लोमैनरेज क्रिस्टल हासिल करना होगा। ताहम 7 लोमैनरेज क्रिस्टल गार्ड्स डोमेन में नाकाबिले यकीन हद तक कीमती थे और यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स के पास भी बमुश्किल ही कोई मौजूद थे। सैफ अली ने अंदाजा लगाया कि 5 स्टेटस कॉरपोरेशन के लिए 8 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हासिल करना कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर कॉरपोरेशन इसमें इसके 6 लाख पॉइंट्स शामिल कर ले तो वो 100% यकीन के साथ टॉप 3 पोजीशंस में से एक हासिल कर सकती है। जब सैफ अली ने बात खत्म की तो जो लिंक्यू हैरत से सैफ अली को घूरे बगैर न रह सका। इसकी आंखें तकरीबन बाहर निकलने वाली थीं।
5 स्टेटस कॉरपोरेशन का हर पॉइंट सोर्स सिर्फ चंद 10,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स ही दे सकता था। तमाम जराए से पॉइंट्स जमा करने के बाद कॉरपोरेशन को तकरीबन 6 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हासिल होने चाहिए। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ये जराए ज़रूरी नहीं कि अपने तमाम पॉइंट्स 5 स्टेटस कॉरपोरेशन को फरोख्त करे। आखिरकार बालाई जोन की मुख्तलिफ तंजीमें ऊंची कीमत पर कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खरीद रही थीं। 5 स्टेटस कॉरपोरेशन खुशकिस्मत होगी अगर वो आखिर में 4 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हासिल कर सके। ताहम अगर कॉरपोरेशन अब इजाफी 6 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हासिल कर सकती है तो वो मुकाबले में टॉप 3 पोजीशंस में से एक हासिल कर सकती है। उस वक्त हान यीफेंग भी वाज़े तौर पर मुतासिर हुआ। 6 लाख, इसके पास इतनी ताकत है। हान यीफेंग की राय में 2 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स निकालना भी काफी मुतासिर कुन होता। आखिरकार गॉड्स डोमेन में 7 लोमैनरेज क्रिस्टल हासिल करना आसान नहीं था। सैफ अली ने पहले ही इसके साथ कुछ तिजारत की थी। बुनियाद के तौर पर 6 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के साथ सैफ अली खुद भी टॉप 3 पोजीशंस में से एक के लिए लड़ने की कोशिश कर सकता था। सैफ अली हान यीफेंग का रद्द अमल देखकर मुस्कुराया। फिर इसने पूछा, अब का क्या ख्याल है यंग मास्टर? हाँ, अगर हान यीफेंग के पास बुनियाद के तौर पर 10 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हों तो उसे अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए सिर्फ मजीद 3 लाख पॉइंट्स हासिल करने की जरूरत होगी। एक लम्हे के लिए गौर करने के बाद हान यीफेंग ने दांत पीसते हुए कहा, यह वाकई काफी अहलियत है। ताहम एक के बदले एक का तनासुब अब भी बहुत ज्यादा है। 5 स्टेटस कॉरपोरेशन मुख्तसर वक्त में इतने ज्यादा पोशनज नहीं निकाल सकती। अगर ट्रेड पॉइंट्स में तब्दील किया जाए तो 6 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की मालियत 60 मिलियन ट्रेड पॉइंट्स होगी, और जब लाइफ पोशनस में तब्दील किया जाए तो ये 12,000 लाइफ पोशनस के बराबर होगा। ये किसी भी तरह से मामूली रकम नहीं थी। सैफ अली को हान यीफेंग की बातें सुनकर हैरत भी नहीं हुई। इसके बजाय वो हंसा और बोला, अगर ऐसी बात है तो उसके बारे में क्या ख्याल है? मैं सिर्फ 2,000 पोशनस मांगूंगा। मैं बाकी मानदा पॉइंट्स का तबादला बालाई जोन में एक बड़ी हवेली के लिए करूंगा। आपका क्या ख्याल है? मुझे याद है कि 5 स्टेटस कॉरपोरेशन के पास अब भी एक और हवेली खरीदने का इख्तियार मौजूद है। बुनियादी तह में सिर्फ 10 बड़ी हवेलियां थीं और सिर्फ 8 के मालिकान थे। कुछ तहकीक के बाद सैफ अली को मालूम हुआ कि ये बड़ी हवेलियां बेहतरीन रहाइशगाहें थीं। न सिर्फ इनमें 40 लोग आसानी से रह सकते थे, बल्कि उन बड़ी हवेलियों में हवा में मौजूद अजीब व गरीब तवानाई भी कहीं ज्यादा गहरी थी। ये गहरी तवानाई शाइस्ता और आबदा गाल की हालत को मुस्तहकम करने में ज्यादा मददगार साबित होगी। सैफ अली, हद से आगे ना बढ़ो, जो लिंक्यू गुस्से से बोल उठा। एक के बदले एक का तनासुब पहले ही एक फलक बोस कीमत है। फिर भी तुम एक बड़ी हवेली मांग रहे हो जिसकी मालियत 140 मिलियन ट्रेड पॉइंट्स है। क्या तुम 5 स्टेटस कॉरपोरेशन को बेवकूफ समझते हो? 10,000 लाइफ पोशनस की मालियत सिर्फ 50 मिलियन ट्रेड पॉइंट्स के बराबर थी, जो कि एक बड़ी हवेली की मालियत के 1/3 से थोड़ा ज्यादा थी। सैफ अली की शराइत दिन दहाड़े डकैती से कम नहीं थी। मेरी मांगी गई कीमत वाकई थोड़ी ज्यादा है, लेकिन एक बड़ी हवेली खरीदने के लिए आपको कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 100 मिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जमा करने की जरूरत है। दरी असना, मेरे 7 लोमैनरेज क्रिस्टल न सिर्फ आपको कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स फराहम करेंगे, बल्कि वो आपको ट्रेड पॉइंट्स की एक वाफिर मिकदार भी फराहम करेंगे। उन क्रिस्टल्स के बदले एक बड़ी हवेली का तबादला आपकी कॉरपोरेशन के लिए घाटे का सौदा नहीं होगा, सैफ अली ने कहा। यकीनन, अगर आपकी कॉरपोरेशन ये लेन देन करने के लिए तैयार नहीं है तो मैं शराकतदारी के लिए किसी और को ढूंढ सकता हूं। मेरा ख्याल है कि टॉप 3 पोजीशंस के लिए मुकाबला करने वाले दूसरे लोग मेरी तजवीज में दिलचस्पी लेंगे। तुम? जो लिंक्यू लम्हा भर के लिए सैफ अली की बात सुनकर बेज़बान रह गया। सैफ अली ने जो कहा वो वाकई सच था। कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स ट्रेड पॉइंट्स से कहीं ज्यादा अहम थे, खास तौर पर दरमियानी तह में। मजीद बरा, कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के मुकाबले में ट्रेड पॉइंट्स हासिल करना बहुत आसान था। बस करो, ओल्ड जो। हान यीफेंग ने अपने बटलर पर एक नजर डाली, इसे खामोश कर दिया। फिर उसने अपनी निगाहें दोबारा सैफ अली की तरफ मोड़ी और कहा, मैं आपकी पेशकश से इत्तेफाक करता हूं। ताहम मुझे बड़ी हवेली हासिल करने के लिए वक्त दरकार होगा। जहां तक पोशनस का ताल्लुक है, मैं आपको अभी 1000 बोतलें दे सकता हूं।
मैं आपको बकिया 1000 बोतलें और बड़ी हवेली अगले 5 दिनों में अदा कर दूंगा। आपका क्या ख्याल है? ठीक है, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, सैफ अली ने सर हिलाया। सैफ अली की राय में हान यीफेंग ने जो 5 दिन बताए थे वो सिर्फ एक चाल थी। हान यीफेंग उन 5 दिनों के दौरान अपने दूसरे जराए से ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खरीदना चाहता था, क्योंकि एक बार जब उसके 6 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हासिल करने की खबर फैल गई तो पॉइंट्स खरीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद हान यीफेंग ने सैफ अली के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के मुताबिक सैफ अली आधे दिन के अंदर गार्ड्स डोमेन के जरिए हान यीफेंग को 60,000 7 लोमेनरेज क्रिस्टल मुंतकिल करेगा। साथ ही हान यीफेंग सैफ अली को बदले में 1500 बोतलें लाइफ पोशन, 500 बोतलें फैंटम पोशन और एक बड़ी हवेली अदा करेगा। मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद हान यीफेंग ने जो लिंक्यू से लाइफ पोशन की 100 बोतलें सैफ अली को दलवाईं, जबकि बाकी बोतलें खुफिया तौर पर सैफ अली के घर पहुंचाई जानी थी। सौदा मुकम्मल करने के बाद सैफ अली लाइफ पोशनस का एक क्रेट लेकर 5 स्टेटस कॉरपोरेशन की हवेली से निकल गया। दरी असना सैफ अली के जाने के बाद जो लिंक्यू हान यीफेंग की तरफ मुड़ा और आहिस्ता से खबरदार किया, यंग मास्टर, अगर आपके बुजुर्गों को पता चला कि आपने इतना नामुवाफिक सौदा किया तो वो आप पर तनकीद करेंगे। तनकीद जो लिंक्यू पर एक नज़र डालते हुए हान यीफेंग ने तंज किया, जब तक मैं दरमियानी तह में दाखिल हो जाता हूं, क्या आपको लगता है कि मुझे इसकी परवाह होगी कि उन्हें क्या कहना है? बुनियादी तह में रहने वाला हर शख्स दरमियानी तह में दाखिल होना चाहता था। वहां का माहौल बुनियादी तह से कहीं बेहतर था। दरमियानी तह बहुत से जहनी ताकत के माहिरीन का घर भी थी। अगर वो इन माहिरीन में से किसी एक से भी दोस्ती कर सके तो 5 स्टेटस कॉरपोरेशन के अंदर उसकी पोजीशन नाकाबिले तस्खीर हो जाएगी। उस वक्त क्या उसे अपने बुजुर्गों की तनकीद की परवाह करनी पड़ेगी? खिड़की से दूर दराज की दरमियानी तह को जोश से भरी आंखों से देखते हुए हान यीफेंग ने कहा, बाहर जाओ और फौरी तौर पर उन तंजीमों से कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खरीदो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम्हें उन्हें 1.5 के बदले 1 का तनासुब ही क्यों ना पेश करना पड़े। जबकि हान यीफेंग खुफिया तौर पर मुख्तलिफ तंजीमों से कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खरीद रहा था, सैफ अली लाइफ पोशनस के अपने क्रेट के साथ बालाई जोन से निकल गया। पहले सीक्रेट पेविलियन और नीदर वर्ल्ड एम्पायर की गिल्ड लीगेसीज हासिल करने के बावजूद जीरो विंग अपने महदूद वसाइल की वजह से सिर्फ चंद माहिरीन की परवरिश कर सकता था। ताहम अब जबकि जीरो विंग के पास काफी लाइफ पोशनस थे, वाइड रीलिम के माहिरीन तो दूर की बात, गिल्ड मुख्तसर वक्त में डोमेन रीलिम के माहिरीन की भी परवरिश कर सकता था। ये ऐसी चीज थी जो मुख्तलिफ सुपर पावर्स भी हासिल नहीं कर सकती थी। आखिरकार नए टैलेंट की परवरिश करते वक्त सुपर पावर्स ज्यादा से ज्यादा अल्फा रैंक न्यूट्रेंट फ्लूइड्स फराहम करती थीं, लाइफ पोशन जैसी कीमती चीज नहीं। दरी असना जब सैफ अली बालाई जोन से निकला तो बुजुर्ग कीव और उसका पीछा करने वाले दूसरे लोग दंग रह गए। क्या ये लड़का पागल है? एक हिंगलीन ग्रैंड मास्टर ने पूछा जब उसने सैफ अली को मेंटल पाथ में दाखिल होते देखा। वो इस वक्त बालाई जोन से बाहर जाने की हिम्मत कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने शुरू में हमें नोटिस ही न किया हो? एक दुबले पतले न्यूट्रलाइजनर ग्रैंड मास्टर ने सोचा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसने हमें नोटिस न किया हो। मैं इस बात पर यकीन रखता हूं, बुजुर्ग कीव ने ऐलान किया। सैफ अली की दूर होती हुई शख्सियत को सर्द मेहरी से देखते हुए उसने जारी रखा, वो हमें हकीर समझ रहा है। चूंकि वो इतना मगरूर है, मैं उसकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। सब लोग बाहर कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। मैं देखना चाहता हूं कि इस लड़के में क्या काबिलियत है। ये कहने के बाद बुजुर्ग कीव फौरी तौर पर सैफ अली के पीछे रवाना हो गया। दूसरे माहिरीन ने एक दूसरे के साथ मुख्तसर नजरों के तबादले के बाद बुजुर्ग कीव का पीछा किया। चैप्टर 2884 ओ बेरहम सैफ अली। फैंगलिन सिटी, जीरो विंग का हेडक्वार्टर। सैफ अली जीरो विंग के हेडक्वार्टर के सामने खड़ा था। इसके आखिरी दौरे के बाद से इस जगह में नुमायां तब्दीलियां आई थीं। अलहाल इमारत के सामने वाले प्लाजा में लोगों का हुजूम था, जिनमें से बहुत से नौजवान मर्द और औरतें थीं। ये लोग तो इमारत में दाखिल होने का इंतजार कर रहे थे या प्लाजा में मुख्तलिफ टेस्ट दे रहे थे। ये खुशहाल मंजर उन मुख्तलिफ सपर गिल्ड्स के हेड क्वार्टर्स में पाए जाने वाले मनाजिर से भी ज्यादा शानदार था। जैसे ही सैफ अली दाखिली रास्ते की तरफ बढ़ा, उसने उन नौजवान मर्दों और औरतों को जीरो विंग के मामलात पर बहस करते हुए सुना।
जैसे ही उन्होंने जीरो विंग सिटी के तरबियती माहौल कदीम चटानी शहर में होने वाली आसमान को छू लेने वाली जंग के बारे में बात की, उनकी आंखें उम्मीद से चमक उठीं। इससे पहले कि सैफ अली दाखिली रास्ते तक पहुंच पाता, 30 की दहाई में एक लंबे बालों वाला शख्स उसके पास आया। स्पोर्ट्स वेयर पहने सैफ अली को देखते हुए लंबे बालों वाले शख्स ने दोस्ताना लहजे में कहा, दोस्त, तुम यहां जीरो विंग में शामिल होने आए हो, ठीक है? मैं जीरो विंग में शामिल होने? सैफ अली लंबे बालों वाले शख्स की बात सुनकर दंग रह गया। अगरचे लंबे बालों वाला शख्स आम सा लगता था, लेकिन सैफ अली ने इससे शदीद जिंदगी की लहर महसूस की। जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिहाज से लंबे बालों वाला शख्स अमली तौर पर हिंगलीन मास्टर्स का मुकाबला कर सकता था। ताहम इससे पहले कि सैफ अली कुछ कह पाता, लंबे बालों वाले शख्स ने अपनी जैकेट की जिप खोली और अपनी टी शर्ट पर लगा हुआ छेपरों वाला निशान दिखाया, जिससे साबित हुआ कि वो जीरो विंग का अंदरूनी रुकन है। मैं एक नज़र में बता सकता हूं कि तुम गैर मामूली हो, भाई, लंबे बालों वाले शख्स ने अपना निशान दिखाते हुए कहा। फिर इसने इमारत में दाखिल होने के मुंतजिर लोगों की लंबी कतार की तरफ इशारा किया और मुस्कुरा कर कहा, देखो वो कतार कितनी लंबी है। अगर तुम अभी टिकट लेकर कतार में शामिल हो जाते हो तो तुम्हारी बारी आने में बहुत वक्त लगेगा। ताहम मैं जीरो विंग का एक अंदरूनी रुकन हूं। मेरे पास एक सिफारशी सलाट है जो मुझे इब्तिदाई टेस्ट को नज़रअंदाज करने में किसी एक शख्स की मदद करने की इजाज़त देता है। तुम क्या कहना चाह रहे हो? सैफ अली ने तजस्सुस से पूछा। मैं देख सकता हूं कि तुम गैर मामूली हो, इसलिए मैं गिल्ड को तुम्हारी सिफारिश करने का इरादा रखता हूं। ताहम एक बार जब तुम जीरो विंग के अंदरूनी रुकन बन जाओगे तो तुम्हें मेरी टीम में शामिल होना पड़ेगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? सैफ अली को संजीदा नज़रों से देखते हुए लंबे बालों वाले शख्स ने संजीदगी से कहा, जिस टीम से मेरा ताल्लुक है वो गैर मामूली है। अगरचे ये हाल ही में कायम की गई है, लेकिन ये पहले ही सेकेंड लाइन टीम बन चुकी है। ये मैन फोर्स से सिर्फ एक लाइन पीछे है। सैफ अली के पास अल्फाज नहीं थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जीरो विंग की मुख्तलिफ टीमों के दरमियान ऐसा मुकाबला मौजूद है। अगर वो जीरो विंग का गिल्ड लीडर ना होता तो वो लंबे बालों वाले शख्स की बातों से अब तक मुतासिर हो चुका होता। आखिरकार जीरो विंग की मैन फोर्स के अलावा कोई भी दूसरी टीम जिसकी क़ियादत दर्जा 4 का खिलाड़ी कर रहा हो, इसे सेकेंड लाइन टीम समझा जाता था। दरीं असना तमाम सेकेंड लाइन टीमें दर्जा 150-100 रुकनी हार्ड मोड टीम डंजन्स पर हमला कर सकती थीं। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? सैफ अली के हैरान कुन तासुरात देखकर लंबे बालों वाले शख्स ने खुशी से कहा, क्या तुम जानते हो कि मेरी टीम का लीडर कौन है? अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम डर जाओगे। अभी सैफ अली सोच ही रहा था कि इस अजीब व गरीब आदमी की टीम का लीडर कौन है, लॉबी के अंदर से लड़ाई की आवाजें आने लगीं। शोर ऐसा था जैसे कोई हथौड़ा जमीन पर मार रहा हो। ताहम ना तो लंबे बालों वाले शख्स और ना ही वहां मौजूद जीरो विंग के दूसरे अरकान ने इन बुलंद आवाजों पर कोई तशवीश जाहिर की। वो उनके मुकम्मल आदी दिखाई दे रहे थे। नए आने वाले अलबत्ता सब ने तजस्सुस का इजहार किया और लॉबी में झांकने की कोशिश की। उसे नजरअंदाज करो, ये परेशान होने की बात नहीं है, लंबे बालों वाले शख्स ने कहा जब उसने सैफ अली के चेहरे पर तजस्सुस देखा। फिर इसने लापरवाही से इजाफा किया, ये सिर्फ एक और सुपर पावर के माहिरीन हैं जो जीरो विंग को उकसाने आए हैं। मेरा ख्याल है कि मास्टर ली बाओ थोड़ी देर में उनका ख्याल रखेंगे। सैफ अली ने पूछा, क्या जीरो विंग में हाल ही में ऐसी बहुत सी सूरत हाल पेश आ रही है? ये मेरे शामिल होने से पहले से ही ऐसा है, लेकिन हाल ही में ये बहुत ज्यादा कसरत से हो रहा है, लंबे बालों वाले शख्स ने मायूसी में सर हिलाते हुए कहा। ये सुपर पावर्स जीरो विंग को तरक्की करते हुए नहीं देख सकती। ताहम चूंकि वो गार्ड्स डोमेन में हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए वो मुसीबत खड़ी करने के लिए हमारे हेड क्वार्टर आती रहती है। वो हमसे जीरो विंग सिटी की जमीनें फरोख्त करने का मुतालबा करती रहती है। मैंने सुना है कि इस बार आने वाले ग्रुप में 6 सुपर पावर्स शामिल हैं, जिनमें से एक सुपर गिल्ड मीथोलॉजी है। मीथोलॉजी के ग्रुप की क़ियादत फानग खानदान की नौजवान खातून कर रही है। वो फानग शीहान वाकई कुछ चीज़ है। न सिर्फ वो खूबसूरत है, बल्कि वो खौफनाक हद तक ताकतवर भी है। वो अमली तौर पर एक ही वार में मास्टर लेवल के माहिरीन को गिरा सकती है। मुझे डर है कि सिर्फ हमारी बड़ी बहन फायर डांस ही इसका मुकाबला कर सकती है। जब लंबे बालों वाले शख्स ने फानग शीहान के बारे में बात की तो वो कांप उठा। ये वाज़ेह था कि वो इससे बहुत डरता था। लंबे बालों वाले शख्स के बात खत्म करने के बाद
لابی کا دروازہ اچانک کھلا اور لوگوں کا ایک گروپ عمارت سے باہر نکلا۔ یہ لوگ سپر پاورز کے نمائندے تھے اور اس وقت ان کے چہرے غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ تاہم جب انہوں نے فائر ڈانس اور لی باؤ کو دیکھا جو ان کے تھوڑی دیر بعد عمارت سے باہر نکلے تھے، اور پھر ان کے پاس موجود زخمی ماسٹر لیول کے ماہرین اور ایک ہاف سٹپ نیوٹرلائز نہ گرینڈ ماسٹر کو دیکھا، تو انہوں نے کچھ کرنے کی ہمت نہیں کی۔ بس انتظار کرو۔ یہ مت سوچنا کہ صرف اس لیے کہ ہم گارڈز ڈومین میں تمہارے سامنے بے بس ہیں، تم حقیقی دنیا میں بھی ناقابل تسخیر ہو جاؤ گے۔ زیرو ونگ کو ہمارے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کرنے پر صرف مزید مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مختلف سپر پاورز کے نمائندوں نے فائر ڈانس اور لیباؤ پر تکبر سے بھونکا، ان کی آوازیں بولتے ہوئے مغرور ہوتی گئیں۔ اگرچہ ماسٹر لیول کے ماہرین زیرو ونگ کے خلاف بے بس ہو سکتے تھے، لیکن ایسی سپر پاورز ضرور موجود تھیں جو گرینڈ ماسٹر لیول کے ماہرین کو اپنے لیے حرکت کرنے کی دعوت دینے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ بالائی زون میں کام کرنے والی کارپوریشنز بھی کارروائی کر سکتی تھیں۔ آخر کار زیرو ونگ ایک ایسا کیک تھا جسے چھوڑنا بہت مشکل تھا۔ مختلف سپر پاورز نے جو معلومات اکٹھی کی تھیں، ان کے مطابق بالائی زون میں مقیم کچھ قوتیں پہلے ہی زیرو ونگ کی تحقیقات کر رہی تھیں، جو واضح طور پر گلڈ میں دلچسپی رکھتی تھی۔ لہٰذا یہ صرف وقت کی بات تھی کہ گرینڈ ماسٹر لیول کے ماہرین زیرو ونگ کے لیے مصیبت بن کر آئیں۔ فائر ڈانس اور لی باؤ کے چہروں پر نمائندوں کی باتیں سن کر کچھ اداس تاثرات نمودار ہوئے۔ انہیں توقع تھی کہ قدیم چٹانی شہر کی جنگ نے بالائی زون کی بہت سی تنظیموں کی توجہ حاصل کر لی ہوگی، لہذا انہیں یقین تھا کہ گرینڈ ماسٹر لیول کے ماہرین آخر کار زیرو ونگ میں مصیبت ڈھونڈنے آئیں گے۔ اگرچہ یہ گرینڈ ماسٹر سطح پر زیرو ونگ کے خلاف کچھ کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے تھے، لیکن اگر وہ ہر روز لڑائی کرنے آتے تو اس سے زیرو ونگ کی ساکھ خراب ہوتی۔ ان دیگر بے ایمان ہتھ کنڈوں کا ذکر ہی کیا جو وہ استعمال کر سکتے تھے۔ تاہم جب مختلف سپر پاورز کے نمائندے آپے سے باہر ہو رہے تھے، فانگشی ہان اچانک گروپ سے نکلی اور سیف علی کی طرف بڑھی۔ اس نے اس پر جو سرد نگاہ ڈالی، اس سے ارد گرد کا درجہ حرارت 10 ڈگری سے زیادہ گر گیا۔ سیف علی کے پاس کھڑا لمبے بالوں والا شخص خود بخود خوف سے کانپ اٹھا۔ سیف علی کو دیکھتے ہوئے لمبے بالوں والے شخص نے پوچھا، دوست، کیا تم نے پہلے کسی طرح اسے ناراض کیا ہے؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ وہ تمہارے لیے آ رہی ہے؟ اس صورتحال میں قریبی نوجوانوں نے بھی سیف علی کی طرف دیکھا اور دبی دبی آواز میں بحث شروع کر دی۔ وہ سب حیران تھے کہ سیف علی کون ہے جو فانگشی ہان جیسی عظیم خوبصورتی کی اتنی توجہ حاصل کر رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہے، سیف علی نے کہا۔ اسے بھی فانگشی ہان کا اس کی طرف آنا عجیب لگا۔ معاملے پر کچھ غور کرنے کے بعد اس نے مزید کہا، مجھے صرف یہ یاد ہے کہ میں نے اس کے ایک بزرگ کو مارا تھا اور اسے دف ہو جانے کو کہا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے اس کے ساتھ کبھی کچھ اور کیا ہے۔ سیف علی کی باتوں نے لمبے بالوں والے شخص کو ہکا بکا کر دیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سیف علی فانگ خاندان کی خاتون کے ساتھ ایسی حرکتیں کرنے کی ہمت کرے گا۔ یہ حیرت کی بات ہوگی اگر فانگشی ہان نے سیف علی کی جان لینے کی کوشش نہ کی۔ تاہم جب فانگشی ہان سیف علی کے سامنے پہنچی تو اس نے اس کی طرف دیکھا اور خاموشی سے پوچھا، کیا میں اب سے تنہائی میں بات کر سکتی ہوں؟ فوری طور پر چاہے وہ لمبے بالوں والا شخص ہو یا وہاں موجود دوسرے مرد، وہ سب کھلی آنکھوں سے سیف علی کو گھورے بغیر نہ رہ سکے۔ یہاں کیا ہو رہا تھا؟ چیپٹر 2885 اوسوروڈ سینٹ بلیک فلیم۔ سیف علی فانگشی ہان کی باتیں سن کر اسے قریب سے دیکھے بغیر نہ رہ سکا۔ فی الحال فانگشی ہان پچھلی بار کے مقابلے میں تھوڑی کمزور لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے والا روب دار حالہ بھی خارج نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ اس کی آنکھوں میں عزائم اب بھی روشن تھے۔ صرف ہم دونوں؟ سیف علی نے مضبوط میٹ اور سپر پاور کے نمائندوں کے گروپ میں کھڑے ایک بزرگ شخص پر ایک نظر ڈالی۔ یہ بزرگ شخص ایک طاقتور زندگی کی لہر کا مالک تھا، وہ یقینی طور پر ایک گرینڈ ماسٹر لیول کا ماہر تھا۔ مزید برآں میٹ اس بزرگ شخص کے گرد جس احترام سے برتاؤ کر رہا تھا، اس سے یہ اندازہ لگانا آسان تھا کہ بزرگ شخص میتھولوجی میں ایک ممتاز مقام رکھتا سے کم از کم گلڈ کا بزرگ ہونا چاہیے۔ تاہم یہ دیکھتے ہوئے کہ فانگشی ہان نجی گفتگو کی درخواست کر رہی تھی، سیف علی بتا سکتا تھا کہ فانگشی ہان کے اپنے خیالات تھے اور یہ خیالات میتھولوجی کے منصوبوں کے مطابق نہیں تھے۔ جی ہاں، صرف ہم دونوں، فانگشی ہان نے سر ہلایا، پھر سیف علی کے پاس موجود لمبے بالوں والے شخص پر ایک نظر ڈالی اور میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یقیناً اب کسی کو اپنے ساتھ لا سکتے ہیں۔ تاہم
اگر ہمارا رشتہ بے نقاب ہو گیا تو یہ میری غلطی نہیں ہوگی۔ لمبے بالوں والے شخص نے فانگ شیہان کی باتیں سنتے ہی صدمے اور الجھن کا اظہار کیا۔ فانگ شیہان ایک بڑی کارپوریشن کی نوجوان خاتون تھی۔ افواہ کے مطابق وہ بالائی زون کی رہائشی بھی تھی۔ اس کے علاوہ نہ صرف وہ الہی حسن کی مالک تھی بلکہ وہ میتھولوجی کی وائس گلڈ لیڈر بھی تھی۔ بے شمار باصلاحیت نوجوان اس کے قریب جانے کی خواہش رکھتے تھے لیکن انہیں کبھی ایسا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ زیرو ونگ کے کولا جیسی بڑی شخصیات کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بھی بے نیازی کا مظاہرہ کرتی تھی۔ اس کے باوجود وہ سیف علی کو تلاش کرنے میں پہل کر رہی تھی۔ سیف علی کے ساتھ اس کا دوستانہ برتاؤ لمبے بالوں والے شخص کو شک میں ڈال رہا تھا کہ کیا وہ وہی شخص ہے جو پہلے تھی۔ یہ آدمی کون ہے؟ لمبے بالوں والے شخص کے ذہن میں سوالات بھر گئے جب اس نے سیف علی کی طرف دیکھا۔ تاہم اپنی حیرت سے باہر نکلنے کے بعد اس نے امید سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ سیف علی کی طرف دیکھا۔ فانگ شیہان ایک اعلیٰ مقام کی حامل فرد تھی۔ اگر وہ اس کے تھوڑا سا بھی قریب جا سکے، چاہے وہ صرف ایک تیسرا فریق ہی کیوں نہ ہو، یہ کامیابی اسے اپنی باقی زندگی کے لیے فخر کرنے کا موقع دے گی۔ ٹھیک ہے، پھر صرف ہم دونوں، سیف علی نے سر ہلایا، اس پر امید نظر کو نظر انداز کرتے ہوئے جو لمبے بالوں والا شخص اسے دے رہا تھا۔ فانگ شیہان سیف علی کے جواب پر بالکل حیران نہیں ہوئی۔ اس نے قریب ہی کھڑی ایک میگلیو لیموزین کی طرف اشارہ کیا اور کہا، آئیے میری گاڑی میں بات کرتے ہیں، وہاں ہمیں کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ قدیم چٹانی شہر میں زیرو ونگ کی جنگ نے گاڈز ڈومین کو مکمل طور پر ہلا کر رکھ دیا تھا۔ زیرو ونگ سٹی کے عوامی افتتاح نے زیرو ونگ کو ہر روز ٹنوں دولت اور وسائل سمیٹنے کا موقع فراہم کیا تھا۔ کمائے گئے وسائل میں وہ 7 لومینریز کرسٹل بھی شامل تھے جنہیں بالائی زون کی مختلف قوتیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ یہ شہر اتنا پرکشش تھا کہ 5 عظیم سپر گلڈز نے بھی اس پر نظریں جما رکھی تھیں، فانگ شیہان کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ زیرو ونگ فی الحال زیرو ونگ سٹی کے لیے تمام شراکت داری کی پیشکشوں کو مسترد کر رہا تھا اور شہر کے تمام فوائد پر اجارہ داری قائم کرنے کا انتخاب کر رہا تھا۔ مختلف سپر پاورز اس لذیذ پائی کا چھوٹا سا حصہ بھی حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ صورتحال کو مزید خراب کرنے کے لیے سپر پاورز میں سے کوئی بھی اس صورتحال کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تاہم فانگ شیہان کو یقین تھا کہ وہ حاصل کر سکتی ہے جو مختلف سپر پاورز نہیں کر سکیں۔ بالائی زون میں اپنے خاندان کی پوزیشن اور وسائل کے ساتھ وہ زیرو ونگ کو شراکت داری پر راضی کرنے کے قابل ہونی چاہیے۔ آخر کار سیف علی اس وقت بہت مشکل میں تھا کیونکہ اس نے ایک ذہنی طاقت کے ماہر کو ناراض کیا تھا۔ اگرچہ سیف علی فوجیوزوں سے مختلف بالائی زون میں رہتا تھا لیکن ذہنی طاقت کے ماہر کے پاس اس سے نمٹنے کے لیے بہت سے ذرائع تھے۔ ملک میں موجود 3 بالائی زونوں کے اندر کام کرنے والی تنظیموں میں سیف علی کی حفاظت کرنے کی صلاحیت رکھنے والی تنظیمیں بہت کم تھیں۔ فانگ خاندان اتفاق سے ان میں سے ایک تھا۔ جب سیف علی نے میگلیو لیموزین دیکھی تو اس کی آنکھوں میں رشک کی ایک جھلک نمودار ہوئی۔ یہ لیموزین ایک عالمی لمیٹڈ ایڈیشن تھی اور اسے خلائی جہازوں کے لیے استعمال ہونے والے ٹاپٹر الئی سے بنایا گیا تھا۔ یہ الئی نہ صرف بہترین آواز کی موصلیت کی خصوصیات رکھتا تھا بلکہ میزائل حملوں کا مقابلہ بھی کر سکتا تھا۔ اس نے زیرو ونگ کے لیے ایک خریدنے کا سوچا تھا لیکن اس کے پاس ایسا کرنے کے لیے تعلقات کی کمی تھی۔ سر ہلاتے ہوئے سیف علی نے کہا، ٹھیک ہے، گاڑی میں چلتے ہیں۔ اس صورت میں براہ کرم اس طرف آئیں، گلڈ لیڈر بلیک فلیم۔ فانگ شیہان مسکرائی اور سیف علی کو لیموزین کی طرف لے جانے میں پہل کی۔ اس کے الفاظ نے لمبے بالوں والے شخص کو ہکا بکا کر دیا۔ وہ گلڈ لیڈر ہیں؟ لمبے بالوں والے شخص نے کھلی آنکھوں سے سیف علی کی پیٹھ کو گھورا۔ جب اسے یاد آیا کہ اس نے سیف علی کے ساتھ ایک چھوٹے بھائی جیسا سلوک کیا تھا تو اسے اچانک غشی محسوس ہونے لگی۔ آخر کار گاڈز ڈومین میں بلیک فلیم کا نام ایک قاتل خدا کے مترادف تھا۔ وہ ایک اختلاف کی وجہ سے خون کی ندیاں بہا دیتا تھا۔ اس نے میتھولوجی کی افسانوی شخصیات میں سے ایک کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مار ڈالا تھا۔ لمبے بالوں والا شخص اس انکشاف سے حیران ہونے والا اکیلا شخص نہیں تھا۔ قطار میں کھڑے نوجوان مردوں اور عورتوں کو بھی اس معلومات کو ہضم کرنے میں کچھ وقت لگا۔ وہ گلڈ لیڈر بلیک فلیم ہے؟ ناممکن! وہ وہی سوروڈ سینٹ ہے۔ کیا افواہیں یہ نہیں کہتی تھیں کہ گلڈ لیڈر بلیک فلیم 30 کی دہائی میں ایک آدمی ہے؟ وہ لڑکا 22-23 سے زیادہ کا نہیں لگتا۔ زیرو ونگ کے عہدیداروں اور گلڈ کے بنیادی ارکان کے ایک حصے کے علاوہ
صرف دوسرے لوگ جو بلیک فولیم کی اصل شناخت اور حقیقی دنیا میں ظاہری شکل کو جانتے تھے وہ مختلف سپر پاورز کے عہدیدار تھے۔ اوسط کھلاڑی اس بات سے بے خبر تھا کہ بلیک فولیم صرف ایک روپ تھا۔ اب واقعی لو پروفائل رکھنا جانتے ہیں گلڈ لیڈر بلیک فولیم، یہاں تک کہ اب کے اپنے گلڈ کے اندرونی ارکان بھی نہیں جانتے کہ اب کون ہیں۔ فانگشی ہان نے لمبے بالوں والے شخص کی زرد رنگت دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، وہ لڑکا شاید اگلے کئی دنوں تک سو نہیں سکے گا۔ سیف علی نے فانگشی ہان کی طرف آنکھیں گھمائیں۔ فانگشی ہان جانتی تھی کہ لمبے بالوں والا شخص بلیک فولیم کے طور پر اس کی شناخت سے بے خبر تھا اور اس نے جان بوجھ کر اس آدمی کو پریشان کرنے کے لیے اس کی شناخت ظاہر کی تھی۔ تاہم جب سیف علی اور فانگشی ہان لیموزین سے تقریباً 10 قدم دور تھے، سیف علی اچانک رک گیا اور پلازا میں موجود ہجوم کی طرف مڑا۔ گلڈ لیڈر بلیک فولیم؟ فانگشی ہان سیف علی کے عمل سے تھوڑی الجھن میں تھی۔ اس نے سیف علی کی نظروں کا پیچھا کیا اور پلازا کی طرف دیکھا۔ اگرچہ پلازا میں 1000 سے زیادہ لوگ جمع تھے، فانگشی ہان نے اس سمت سے قتل کرنے کے ارادے کو ہلکا سا محسوس کیا۔ مزید برآں، قتل کے ارادے کا صرف ایک ذریعہ نہیں تھا بلکہ 1 درجن سے زیادہ تھے۔ یہ قتل کا ارادہ اچھی طرح چھپا ہوا تھا۔ اگر کوئی ہاف سٹیپ گرینڈ ماسٹر اس سے اوپر کا ماہر نہ ہوتا تو اسے نوٹس کرنے میں دشواری ہوتی۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ فریق پہلے ہی کارروائی کر رہا ہے۔ فانگشی ہان نے ماتھے پر بل ڈالے۔ صرف انفینیٹی ماسٹر فو جیوزونگ ہی اتنے زیادہ طاقتور ماہرین کو متحرک کر سکتا تھا۔ اس نے سیف علی سے سرگوشی کی، گلڈ لیڈر بلیک فولیم، وہ انفینیٹی ماسٹر کے بھیجے ہوئے ماہرین ہونے چاہئیں۔ دوسرے فریق کو تعداد میں نمایاں برتری حاصل ہے۔ بہتر ہے کہ ہم ایسا ظاہر کریں جیسے ہم نے انہیں نوٹس نہیں کیا اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ چاہے وہ وہی ہوں، وہ میری گاڑی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ 1 درجن سے زیادہ ہاف سٹیپ گرینڈ ماسٹرز اس سے اوپر کی قوت واقعی طاقتور تھی۔ تاہم عالمی لمیٹڈ ایڈیشن لیموزین کے خلاف یہ ماہرین بھی صرف اپنی طاقت کی کمی پر ماتم ہی کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سی بڑی کارپوریشنز اس لیموزین کو خریدنے کی خواہش رکھتی تھیں۔ تاہم دنیا میں صرف 100 لوگ ہی اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، سیف علی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے پلازا کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ میں نے شروع میں انہیں نظر انداز کرنے کا سوچا تھا، لیکن چونکہ وہ یہاں تک آ گئے ہیں، میں اب ان سے نمٹ لوں گا۔ مکھیوں کی طرح ان کا مسلسل بھنبھنانا پریشان کن ہے۔ چیپٹر 2886 او ذہنی طاقت کا ماہر۔ جب فانگشی ہان نے سیف علی کو آہستہ آہستہ پلازا کی طرف بڑھتے دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سیف علی دشمن کا مقابلہ کرے گا۔ دشمن کی طرف 1 درجن سے زیادہ ہاف سٹیپ گرینڈ ماسٹر ماہرین یا اس سے بہتر لوگ تھے۔ قتل کے ارادے کے جن ذرائع کو اس نے محسوس کیا تھا، ان میں سے چند نے تو اسے خوف زدہ کر دیا تھا۔ اتنے اعلیٰ درجے کے اتنے زیادہ ماہرین کا سامنا کرتے ہوئے ایک ہنگلین گرینڈ ماسٹر کو بھی بری طرح نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ پاگل کمینہ! فانگشی ہان نے اپنے دانت پیسے اور سیف علی کے پیچھے چل پڑی۔ وہ فانگ خاندان کی نوجوان خاتون تھی۔ بالائی زون کی تنظیموں کو بھی اس کا کچھ احترام کرنا پڑتا تھا۔ اگر وہ سیف علی کے لیے کھڑی ہو جاتی تو دوسرا فریق فانگ خاندان کے غصے کے خوف سے زیادہ آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کرتا۔ تاہم اس سے پہلے کہ فانگشی ہان سیف علی تک پہنچ پاتی، ہجوم میں موجود 14 لوگ اس کے پاس آئے۔ انہوں نے اپنے حالوں کو اتنی اچھی طرح چھپایا ہوا تھا کہ وہ عام راہگیروں سے مختلف نہیں لگ رہے تھے۔ ان کے ارد گرد موجود کسی بھی شخص نے ان پر توجہ نہیں دی۔ لڑکے، چونکہ تم مرنے کے لیے اتنے بےتاب ہو، میں تمہاری خواہش پوری کروں گا، بزرگ کیو نے کہا جب اس نے دیکھا کہ سیف علی پہلے ہی ہجوم میں داخل ہو چکا ہے۔ طنز کرتے ہوئے اس نے حکم دیا، سب لوگ حملہ کرو۔ اگر سیف علی نے ایسی جگہ رہنے کا انتخاب کیا ہوتا جہاں لوگوں کی آمد و رفت کم ہوتی تو کارروائی کرنے پر دوسرے لوگ انہیں جلدی نوٹس کر لیتے۔ تاہم اس پلازا جیسے پرہجوم مقام پر صورتحال مختلف تھی۔ اپنے معیار کے ساتھ وہ کسی کے نوٹس کیے بغیر سیف علی پر حملہ کر سکتے تھے۔ جب تک راہگیروں کو احساس ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ کب کے منظر سے غائب ہو چکے ہوتے۔ دونوں اطراف کے درمیان فاصلہ مسلسل کم ہوتا گیا۔ 30 میٹر، 20 میٹر، 10 میٹر۔ جب دونوں فریقوں کے درمیان 3 میٹر سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تو ایک ہنگلین گرینڈ ماسٹر، ایک نیوٹرلائزنگ گرینڈ ماسٹر اور 4 ہاف سٹیپ گرینڈ ماسٹرز نے براہ راست سیف علی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ 6 ماہرین عام راہگیروں کی طرح چلتے رہے
जिनमें से 4 हाफ स्टेप ग्रैंड मास्टर्स तो करीबी दोस्तों की तरह खुश दिली से बातें भी कर रहे थे। कोई नहीं बता सकता था कि ये 6 माहिरीन मुआनिदाना इरादों के साथ सैफ अली के करीब आ रहे हैं। जब 4 हाफ स्टेप ग्रैंड मास्टर्स सैफ अली के 1 मीटर के अंदर थे, तो चारों हाफ स्टेप ग्रैंड मास्टर्स और 2 हकीकी ग्रैंड मास्टर्स ने बैक वक्त कार्रवाई की, इतनी तेजी से कि आम लोग उनके बाद के अक्स भी नहीं देख सकते थे। 6 माहिरीन ने घूंसों, हथेलियों के वार और पंजों के वार किए। सैफ अली के नाजुक मकामात को निशाना बनाते हुए उनके हमलों ने हुआ में जर्रा बराबर भी इर्तियाश पैदा नहीं किया। अगरचे 6 माहिरीन की ताकत की सतह मुख्तलिफ थी, लेकिन उनका तालमील बेहतरीन था और वो ऐसे हरकत कर रहे थे जैसे वो एक ही जिस्म हो। फानग शीहान की रंगत ये मंजर देखकर सिया पड़ गई। अगर वो सैफ अली की जगह होती तो वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 हमलों को रोक सकती थी। बाकी हमले बगैर किसी नाकामी के इस पर लग जाते। अगर कोई हिंगलिंग ग्रैंड मास्टर ये हमले वसूल करता तो शायद बात मुख्तलिफ होती, लेकिन सैफ अली सिर्फ एक न्यूट्रलाइज नग ग्रैंड मास्टर था। अगर ये तमाम हमले इसे लग जाते तो वो यकीनी तौर पर मर जाता। ताहम जब 6 माहिरीन के हमले लगने ही वाले थे, सैफ अली का जिस्म अचानक लर्जा और बहते हुए पानी की तरह हरकत करने लगा। जैसे इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का अपना दिमाग हो, उन्होंने फितरी तौर पर 6 माहिरीन के हमलों से बचाव किया। सैफ अली की हरकत इतनी बारीक थीं कि इसने कुछ हमलों से आधे सेंटीमीटर से भी कम फासले से बचाव किया। 6 माहिरीन इस नतीजे पर हैरान रह गए। ताहम इससे पहले कि वो हमलों का दूसरा दौर शुरू कर पाते, सैफ अली ने लापरवाही से अपना कंधा उनमें से एक के पास से गुजारा और दूसरे से टकराया। फिर इसने अपने बाकी 4 मुखालफीन के खिलाफ एक ग्योनिसा, टहनी का वार, हथेली का वार और एक ठोकर मारी। अगले ही लम्हे 2 ग्रैंड मास्टर्स और 4 हाफ स्टेप ग्रैंड मास्टर्स अक्कड़ गए और हरकत करना बंद कर दी। वो हुजूम के दरमियान बुतों की तरह साकित खड़े रहे। जब सैफ अली 3 मीटर दूर चला गया तो 6 माहिरीन की आंखें फिर गईं और उनके जिस्म जमीन पर गिर गए। ये कैसे मुमकिन है? फानग शीहान की आंखें फैल गईं और ये मंजर देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। 6 माहिरीन में से 2 बाकायदा ग्रैंड मास्टर्स थे, जिनमें से एक हिंगलीन ग्रैंड मास्टर था। फिर भी सैफ अली ने पलक झपकते ही इन माहिरीन का काम तमाम कर दिया था। लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हुई कि इसने देखा भी नहीं कि क्या हुआ था। वो शायद इस तरह के नतीजे को कबूल कर लेती अगर 2 ग्रैंड मास्टर्स दोनों न्यूट्रलाइज न ग्रैंड मास्टर्स होते। अंदरूनी ताकत के साथ सैफ अली अपने हमलों के लगते ही उन्हें फौरी तौर पर बेहोश कर सकता था। ताहम एक ही वार में हिंगलीन ग्रैंड मास्टर को बेहोश करना एक नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल कारनामा था, वरना हिंगलीन ग्रैंड मास्टर्स मुश्किल मुखालफीन के तौर पर मशहूर न होते। फानग शीहान इस सूरत-ए-हाल से हैरान होने वाली वाहिद शख्स नहीं थी। बुजुर्ग कीव और दूसरे माहिरीन भी इस मंजर पर सहम गए। यहां तक कि वो भी एक ही वार में हिंगलीन ग्रैंड मास्टर्स को शिकस्त देने के काबिल नहीं थे। अगरचे सैफ अली ने कोई गंदी चाल चली हो, लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता था कि इसने एक ही वार में एक हिंगलीन ग्रैंड मास्टर को गिरा दिया था। बाकी माहिरीन मामले पर राय लेने के लिए बुजुर्ग कीव की तरफ मुड़े। बुजुर्ग कीव इस बार उनके लीडर थे। वो नाकाबिले यकीन ताकत के मालिक भी थे, जो मशहूर वांग शवानमंग से भी थोड़े ज्यादा ताकतवर थे। अगर बुजुर्ग कीव ने अब हमला न करने का इंतखाब किया तो उन्हें भी कुदरती तौर पर हमला करने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार सैफ अली की अभी की ताकत के मुजाहरे ने उन्हें मुकम्मल तौर पर दंग कर दिया था। सैफ अली का कारनामा किसी शख्स के एक घूंसे से हाथी को मारने से भी ज्यादा नाकाबिले यकीन था। सैफ अली को अपने ग्रुप की तरफ आते देखकर बुजुर्ग कीव ने दांत पैसे और आगे बढ़ा। अगरचे बुजुर्ग कीव नहीं जानता था कि सैफ अली ने अभी कौन सा तरीका इस्तेमाल किया, लेकिन इसे यकीन था कि वो किसी भी न्यूट्रलाइज नग ग्रैंड मास्टर के हमले को रोक सकता। आखिरकार इसकी जहनी ताकत के माहिर की सतह से बस थोड़ी ही कम थी। इसका इदराक और छठी हिस्स औसत हिंगलीन ग्रैंड मास्टर से कहीं ज्यादा मजबूत थी। तमाम चालें इसके खिलाफ बेकार थीं। जब दूसरे माहिरीन ने बुजुर्ग कीव को हरकत करते देखा तो वो जल्दी से इसके पीछे चल पड़े। ताहम सैफ अली के बारे में उनकी जहनियत पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अब उन्होंने अपनी चौकसी को इंतहा तक बढ़ा दिया था। बुजुर्ग कीव का 8 अफराद का ग्रुप अलग हो गया और 8 मुख्तलिफ समतों से सैफ अली के करीब आया। उन्होंने कभी कभार हुजूम को अपने जिस्म छुपाने और सैफ अली से अपनी हरकत को ओझल करने के लिए इस्तेमाल किया। ताहम
सैफ अली बेनियाज रहा और लापरवाही से बुजुर्ग कीव की तरफ बढ़ता रहा। कितना तकब्बुर है! क्या तुम्हें लगता है कि मैं इन बेवकूफ़ों की तरह तुम्हारी चालों में आ जाऊंगा? बुजुर्ग कीव ने सैफ अली की बेनियाजी देखकर अपने कदम तेज कर दिए। वो सैफ अली को मुशाहदे और तैयारी के लिए मजीद वक्त नहीं देना चाहता था। अपने 8 के ग्रुप में 6 ग्रैंड मास्टर्स के साथ वो एक जहनी ताकत के माहिर को भी सरदर्द दे सकते थे अगर वो मिलकर हमला करे। आखिरकार एक जहनी ताकत के माहिर की जिस्मानी तंदुरुस्ती उनसे सिर्फ थोड़ी ही बेहतर होती थी। जो चीज़ जहनी ताकत के माहिरीन को ताकतवर बनाती थी वो खतरे का उनका इदराक और अपने जिस्मों पर उनका कंट्रोल था। ताहम जब बुजुर्ग कीव सैफ अली से 6 मीटर से भी कम फासले पर था तो अचानक सैफ अली उसकी नज़रों से ओझल हो गया। वो गायब हो गया। बुजुर्ग कीव दंग रह गया जब उसने इस जगह को घूरा जहां से सैफ अली गायब हुआ था। सैफ अली न सिर्फ उसकी बसारत से बल्कि इसके इदराक से भी गायब हो गया था। बुजुर्ग कीव और 7 दीगर माहिरीन ने फौरी तौर पर दीवानावार उधर उधर देखना शुरू कर दिया, सैफ अली को तलाश करने लगे। कई सेकंड बाद बुजुर्ग कीव ने अचानक एक शख्सियत को अपने पास से गुजरते हुए देखा और वो एक बार फिर दंग रह गया। सैफ अली! ताहम इससे पहले कि बुजुर्ग कीव मोड़ पाता, इसे अपने सीने में एक चुभता हुआ दर्द महसूस हुआ। फिर इसने अपने जिस्म को मफलूज पाया और उसकी बसारत ऐसे अंधेरी हो गई जैसे मौत उसके लिए आ गई हो। जब बुजुर्ग कीव ने सैफ अली को अपने पास से गायब होते देखा तो उसके जहन में एक ख्याल आया और उसके चेहरे पर खौफ नमूदार हुआ। जहनी ताकत का माहिर! सैफ अली के जहनी ताकत का माहिर होने के अलावा बुजुर्ग कीव इस सूरत हाल की कोई और वजाहत नहीं सोच सकता था। आखिरकार सिर्फ एक जहनी ताकत का माहिर ही इसके इदराक से बच सकता था। ताहम इससे पहले कि बुजुर्ग कीव दूसरों को खबरदार कर पाता, उसने सैफ अली को एक के बाद एक अपने करीब आते साथियों के पास से गुजरते हुए देखा। इसके बरक्स इसके साथियों ने सैफ अली को नोटिस तक नहीं किया और सैफ अली के उनके पास से गुजरने के बाद उनके जिस्म अचानक अकड़ गए। ये वाज़ेह था कि उनका अंजाम भी इस जैसा ही हुआ था। आखिर में बुजुर्ग कीव सिर्फ बेबसी से अपने साथियों को एक एक करके गिरते हुए देख सका। चैप्टर 2887 ताकतवर जहनी ताकत का माहिर। जब बुजुर्ग कीव और दूसरे लोग प्लाजा में एक एक करके गिरे तो उन्होंने जल्दी से अर्द-गिर्द के लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली। थोड़ी देर के लिए छोटे से प्लाजा में शोर मच गया जब राहगीर उन गिरे हुए माहिरीन के गिर्द जमा हो गए और आपस में बहस करने लगे। सैफ अली इस दौरान हुजूम से बाहर निकल गया। इसकी रवानगी मुकम्मल तौर पर किसी के नोटिस में नहीं आई। इसकी मौजूदगी अमली तौर पर सिफर थी, जैसे वो सड़क के किनारे लगे दरख्तों और झाड़ियों से मुख्तलिफ ना हो। वो जहनी ताकत का माहिर है। फानग शीहान की आंखों में सदमा भर गया जब उसने अपनी निगाहें सैफ अली और बुजुर्ग कीव के ग्रुप के दरमियान बदलें। इसे ऐसा लगा जैसे इसकी दुनिया अभी इस पर गिर पड़ी हो। सैफ अली के जहनी ताकत का माहिर होने के अलावा वो उसकी कोई और वजाहत नहीं सोच सकती थी कि इसने 8 ग्रैंड मास्टर्स और 6 हाफ स्टेप ग्रैंड मास्टर्स की फौज को इतनी आसानी से कैसे शिकस्त दे दी। ये जानने के बावजूद फानग शीहान अब भी खुद को इस बात पर यकीन दिलाने में नाकाम रही कि सैफ अली एक जहनी ताकत का माहिर है। जहनी ताकत के माहिरीन बालाई जोन में भी बड़ी शख्सियात थे और उनमें से हर एक दरमियानी तह में रहता था। बालाई जोन में काम करने वाली बेशुमार तंजीमें इन अफराद की खुशामद करने की कोशिश करती थीं। इन तमाम ताकतवरों ने 30 की दहाई या इसके बाद ही जहनी ताकत के माहिर की सतह हासिल की थी। दूसरी तरफ सैफ अली की अभी उम्र क्या थी? ये बताने की जरूरत नहीं कि फानग शीहान की तहकीकात के मुताबिक जब सैफ अली चंद हफ्ते पहले पहली बार बालाई जोन में दाखिल हुआ था तो ग्रीन गार्ड कंपनी ने इसकी जहनी ताकत का अंदाजा सिर्फ स्पेशल ग्रेड के तौर पर लगाया था। वो अब भी मास्टर ग्रेड से काफी फासले पर था। जब सैफ अली फानग शीहान के सामने पहुंचा तो वो आखिरकार अपनी हैरत से बाहर निकली। फिर इसने इसे ऐसे गौर से देखा जैसे वो इससे पहली बार मिल रही हो। क्या आपकी जहनी ताकत पहले ही मास्टर लेवल तक पहुंच चुकी है? फानग शीहान ने खुद ब खुद पूछा। अगरचे वो पहले ही यकीन रखती थी कि सैफ अली एक जहनी ताकत का माहिर है, लेकिन वो अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि कोई 25 साल से पहले इस सतह तक पहुंच सकता। अगर इस मामले की खबर फैली तो ये पूरे बालाई जोन को हिलाकर रख देगी। यहां तक कि ग्रीन गार्ड कंपनी के ओहदेदार भी सैफ अली की सलाहियतों का इल्म होने के बाद इसमें दिलचस्पी लेंगे। दरीं असना ग्रीन गार्ड कंपनी के ओहदेदार ऐसी हस्तियां थीं जिनसे जहनी ताकत के माहिरीन भी दोस्ती करना चाहते थे।
ये ओहदेदार मुख्तलिफ बालाई जोनों की सरबराही करते थे, वो अफराद जो बालाई जोन की चोटी पर खड़े थे। मुझे हाल ही में एक पेशरफ्त हासिल करने की खुशकिस्मती मिली। सैफ अली ने सर हिलाया, इस हकीकत को छुपाने की जहमत नहीं की। फिर वो प्लाजा में गिरे हुए माहिरीन को देखने के लिए मुड़ा। इसके दिल में एक नाकाबिले बयान एहसास पैदा हुआ। पहले जब वो पहली बार ज़हनी ताकत का माहिर बना था तो उसने महसूस किया था कि इसके जिस्म की जिस्मानी तंदुरुस्ती में नुमायां बेहतरी आई है। इसके इदराक की तेज़ी भी पहले से कहीं ज्यादा बरतर हो गई थी। ताहम बुजुर्ग क्यू और दूसरों के साथ टकराने के बाद ही सैफ अली को एहसास हुआ कि ज़हनी ताकत के माहिरीन कितने ताकतवर और खौफनाक हो सकते हैं। ज़हनी ताकत के माहिरीन जिस्मानी तंदुरुस्ती में हिंगलीन ग्रैंड मास्टर से सिर्फ थोड़े ही बरतर हो सकते हैं, लेकिन अपने जिस्मों पर उनका कंट्रोल एक नाकाबिले यकीन सतह तक पहुंच जाता है। न सिर्फ वो पट्टों और जिस्मानी ढांचे की बारीक हरकत को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि वो अपने दिमागों पर भी कहीं ज्यादा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। लड़ाई के दौरान सैफ अली अपने सोचने के अमल को 10 गना से ज्यादा तेज करने में कामयाब रहा था। इसकी आंखों में बुजुर्ग क्यू और दूसरे ऐसे लग रहे थे जैसे वो सुस्त रवि में हरकत कर रहे हों। अपने अर्द गिर्द के बेहतर इदराक को शामिल करने के बाद कई ग्रैंड मास्टर्स की नज़रों और हवास से बचना तो दूर की बात, वो लम्हा भर के लिए गार्ड्स डोमेन के वाइड स्टेप्स की नकल भी कर सकता था। कोई ताज्जुब नहीं कि बालाई जोन की मुख्तलिफ तंजीमें ज़हनी ताकत के माहिरीन से इतना डरती थीं। सैफ अली ने खुद को खुशकिस्मत भी महसूस किया कि वो मोहतात रहा और पिछले चंद हफ्तों से घर के अंदर ही रहा, वरना वो वाकई मुसीबत में पड़ सकता था। आखिरकार एक अकेले ग्रैंड मास्टर लेवल के माहिर को मारना ज़हनी ताकत के माहिर के लिए बच्चों का खेल था। दरीं असना सैफ अली के एतराफ के बाद फानग शीहान लम्हा भर के लिए बेज़बान रह गई। असल में उसने सैफ अली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके ज़ीरो विंग सिटी के वसाइल का एक हिस्सा हासिल करने की उम्मीद की थी। ऐसा करके वो मिथोलॉजी के अंदर अपना इख्तियार बढ़ा सकती थी और फर्स्ट वाइस गिल्ड लीडर के तौर पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर सकती थी। अब उसका मंसूबा एक मजाक के सिवा कुछ नहीं था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ज़हनी ताकत का माहिर दूसरे ज़हनी ताकत के माहिर से डरे। इससे भी अहम बात यह है कि सैफ अली की कम उम्री के साथ एक बार जब ग्रीन गार्ड कंपनी को इसकी कामयाबी का पता चल जाएगा तो कंपनी बिलाशुबा इसे बहुत अहमियत देगी। उस वक्त उसे जो मकाम हासिल होगा वो फोज्यूजोंग से कहीं ज्यादा होगा। आखिरकार इन्फिनिटी मास्टर अब एक बूढ़ा आदमी था और उन दिनों इसमें बेहतरी के बहुत कम आसार नजर आते थे। जब तक फोज्यूजोंग बेवकूफ नहीं था वो सैफ अली से बदला लेने का ख्याल छोड़ देगा। इसके बरक्स वो सैफ अली के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर सकता था। आखिरकार बालाई जोन की दरमियानी तह में ज़हनी ताकत के माहिरीन की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी जितनी दूसरे समझते थे। फानग शीहान के चेहरे पर खाली तासुरात देखकर सैफ अली ने अजीब तरीके से पूछा, मुसीबत से निमट लिया गया है मिस फानग, क्या आपको अब भी इसमें कोई मसला नजर आता है? फानग शीहान सैफ अली की बातों से अपनी हैरत से बाहर निकली। अपने पिछले लापरवाह रवैये को एक तरफ रखते हुए उसने एहतराम से कहा, अब मजाक कर रहे हैं मास्टर सैफ। इन माहिरीन के पीछे मौजूद ताकतें आपकी मौजूदा हैसियत और शनाख्त के बारे में सुनकर खौफजदा हो जाएंगी। वो आपके लिए मजीद मसाइल कैसे पैदा कर सकती है? क्या ऐसा ही है? सैफ अली को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई जब फानग शीहान ने अचानक इससे एहतराम से बात की। खास तौर पर उसकी पुरजोश निगाहें ऐसी थीं जैसे इसने अभी कोई मुकम्मल खूबसूरती देख ली हो। इससे इसे एक गैर आरामदेह एहसास हुआ। मास्टर सैफ, मेरा इस बार का दौरा किसी अहम चीज के लिए नहीं है। सैफ अली का थोड़ी देर मजीद मुशाहिदा करने के बाद फानग शीहान ने एक नायाब मुस्कुराहट दी और कहा, मैं सिर्फ ज़ाती सतह पर ज़ीरो विंग के साथ शिराकत दारी करना चाहती हूँ। एक ज़ाती शिराकत दारी? सैफ अली उन बातों से खासा हैरान नहीं हुआ। सुकून से इसने पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि आपके जहन में किस किस्म की शिराकत दारी है? एक गहरी सांस लेते हुए फानग शीहान ने संजीदगी से कहा, मैं ज़ीरो विंग में 100 अरब की सरमायाकारी करने के लिए तैयार हूं ताकि गिल्ड की तमाम ज़रूरी सहूलियात और इलाकों को तरक्की देने में मदद मिल सके। साथ ही मैं बालाई जोन के लिए 10 रिजर्व स्लॉट्स और मुख्तलिफ अक़साम के 1000 पोशनस भी फराहम कर सकती हूं। मैं चोटी के माहिरीन का एक बड़ा दस्ता और मशरिकी और मगरबी दोनों बर्रे आज़मों के एनपीसी शहरों में वाक़ ज़मीन के 300 से ज़्यादा प्लाट भी ज़ीरो विंग में लाऊंगी। सैफ अली फानग शीहान की पेशकश सुनकर मुतासिर हुए बगैर न रह सका। फिर इसने पूछा, अब की शराइत क्या है?
फंडिंग को एक तरफ रखते हुए सिर्फ 1000 बोतलें मुख्तलिफ पोशनस, चोटी के माहिरीन का बड़ा दस्ता और ज़मीन के 300 पिलाट जीरो विंग की मजमूई ताकत को एक बड़े मार्जिन से बुलंद करने के लिए काफ़ी थे। जीरो विंग फौरी तौर पर आम सफर गिल्ड से आगे निकल जाएगा। ये कहना झूठ होगा कि इस पेशकश ने इसे नहीं लिलचाया। मगरबी बर्रे आज़म के एनपीसी शहरों की ज़मीनें, ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ें थीं जिनकी जीरो विंग को अभी सख्त ज़रूरत थी। इन ज़मीनों के साथ जीरो विंग अपने बैन अलबर्रेज़मी टेलीपोर्टेशन अरे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता था। गिल्ड एक ही झटके में मगरबी बर्रे आज़म पर एक मजबूत कदम जमाने के काबिल भी हो सकता है। सैफ अली की आंखों में दिलचस्पी देखकर फानगशी हान ने जवाब दिया, सादा सी बात है, मेरे पुश्तपना बन जाए। सैफ अली फानगशी हान की तरफ देखते हुए थोड़ा दंग रह गया। इसका दिमाग लम्हा भर के लिए इसकी बातों को समझने में नाकाम रहा। क्या हो रहा है? चैप्टर 2888 और जीरो विंग में हंगामा। फानगशी हान सैफ अली का दंग रह जाने वाला चेहरा देखकर मुस्कराए बगैर न रह सकी। फिर इसने इत्मीनान से पूछा, मास्टर सैफ, क्या मेरी शराइत आपको उलझन में डाल रही है? वाकई थोड़ी सी, सैफ अली ने सर हिलाया। इसमें कोई शक नहीं था कि फानग खानदान का पस मंजर गैर मामूली था। मजीद बरां, फानगशी हान खुद मीथोलॉजी की फर्स्ट वाइस गिल्ड लीडर थी। वो उसे जिस तरह भी देखता, इस खातून का मुस्तकबिल पहले ही रोशन था। वो एक ऐसी हस्ती थी जिसे बाहर की दुनिया में कोई भी नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। वो शायद ज़हनी ताकत का माहिर बन गया था, लेकिन वो फ़वाइद जो वो फानगशी हान को दे सकता था वो महज बालाई जोन की अशिया तक महदूद थे। यही वो बुनियादी वजह थी जिसकी वजह से बालाई जोन की मुख्तलिफ तंजीमें ज़हनी ताकत के माहिरीन के लिए बिच जाती थीं। इन तिजारती अशिया के अलावा इसे ये तसव्वुर करना मुश्किल लगा कि फानगशी हान को इससे और क्या मदद चाहिए होगी। मेरा ख्याल है कि आपको ये भी समझना चाहिए कि अपनी सलाहियतों से ज़्यादा दौलत का मालिक होने का क्या मतलब है, मास्टर सैफ, आह भरते हुए फानगशी हान ने आहिस्ता से कहा। फानग खानदान में एक ज़हनी ताकत का माहिर हुआ करता था। ताहम इस माहिर के इंतकाल के साथ ही बालाई जोन में फानग खानदान के हालात ख़राब हो गए हैं। इस वक्त दरमियानी तह की बहुत सी तंजीमें इस दरमियानी तह के रिजर्व सलाट को भी निशाना बना रही हैं जिसकी मैं मालिक हूं। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आप मेरे लिए इस मामले में मुदाखलत कर सकते हैं, मास्टर सैफ। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो तंजीमें खौफ के मारे पीछे हट सकती है। दरमियानी तह के लिए एक रिजर्व सलाट, सैफ अली फानगशी हान की बातों से चौंक गया। बालाई जोन की बुनियादी तह के रिजर्व सलाट्स पहले ही नाकाबिले यकीन हद तक कीमती थे और वो बुनियादी तह की मुख्तलिफ तंजीमों को ललचाने के लिए काफ़ी थे। दरमियानी तह के लिए एक रिजर्व सलाट इससे कहीं ज्यादा कीमती और पुरकशिश होगा। मजीद बरां, फानगशी हान की बातों की बुनियाद पर यह रिजर्व सलाट काबिले मुंतकली था। ये इस्तेमाल के बाद मखसूस अफराद तक महदूद नहीं रहता था। ये रिजर्व सलाट उन आर्जी 3 माह के सलाट से बेशुमार गन्ना ज्यादा कीमती था जिनके लिए बुनियादी तह की तंजीमें कंट्रीब्यूशन मुकाबलों में मुकाबला करती थी। यह हैरत की बात होगी अगर दरमियानी तह की तंजीमें इस रिजर्व सलाट को हासिल करने में दिलचस्पी न रखती। मास्टर सैफ, क्या अब ताउन करने के लिए तैयार होंगे? फानगशी हान ने पूछा, सैफ अली की तरफ देखते हुए इसकी आंखों में खौफ की एक झलक चमकी। असल में उसने इस रिजर्व सलाट को छोड़ने का फैसला कर लिया था क्योंकि वो मीथोलॉजी की ताकत के साथ इसे नहीं रख सकती थी। ताहम अब उसे एक मौका मिल गया था। अगर उसे किसी आम ज़हनी ताकत के माहिर की मदद मिलती तो दरमियानी तह की मुख्तलिफ तंजीमें इससे बिल्कुल नहीं डर। वो अब भी बगैर किसी खौफ के इसका रिजर्व सलाट छीनने की कोशिश करते। ताहम अगर ज़हनी ताकत का माहिर सैफ अली होता तो बात मुख्तलिफ होती। सैफ अली एक बेमिसाल कम उम्री में ज़हनी ताकत का माहिर बन गया था। इसकी सलाहियतों के साथ ग्रीन गार्ड कंपनी बिलाशुबा इसे बहुत अहमियत देगी। जब तक सैफ अली इसके लिए खड़ा होने को तैयार था वो इस रिजर्व सलाट को रखने में कामयाब हो सकती थी। सैफ अली ने मामले पर कुछ गौर करने के बाद कहा, ठीक है, मैं आपकी शराइत से इत्तेफाक करता हूं। ताहम मुझे एक शर्त शामिल करने की जरूरत है। बरा करम फरमाएं, मास्टर सैफ, फानगशी हान ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। 100 मिलियन ट्रेड पॉइंट्स, सैफ अली ने कहा। इस बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, मिस फानग? कुछ अरसा पहले ग्रीन गार्ड कंपनी को 7 लोमैनरेज क्रिस्टल बीच कर हासिल किए गए ट्रेड पॉइंट्स के अलावा उसने इस अरसे के दौरान कोई इजाफी पॉइंट्स नहीं कमाए थे। दरी असना, लाइफ पोशनस के अलावा
इसे बालाई जोन में रहने के दौरान बहुत से ट्रेड पॉइंट्स खर्च करने की ज़रूरत थी। फायर डांस और दूसरों के बालाई जोन में मुंतकिल होने के बाद इसमें सिर्फ इजाफा ही होगा। अगर उसे लोगों से भरी हवेली की परवरिश करनी पड़ी तो ट्रेड पॉइंट्स का उसका खर्चा आसमान को छूने लगेगा। लिहाजा ट्रेड पॉइंट्स हासिल करना लाजमी था। 100 मिलियन शर्त पर गौर करने के बाद फानग शीहान ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, कोई मसला नहीं, मैं उन्हें अपने अकाउंट के जरिए आपको मुंतकिल कर सकती हूं। एक बार जब फानग शीहान इसकी इजाफी शर्त पर राजी हो गई, सैफ अली जीरो विंग के हेडक्वार्टर में दाखिल हुआ और उसके साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जिससे दोनों अतराफ को इत्मीनान हो गया। मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद फानग शीहान फौरी तौर पर जरूरी तैयारियां करने के लिए जीरो विंग के हेडक्वार्टर से रवाना हो गई। उसने इस मामले पर फैसला कुन और एहतियात से काम लिया। एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली मैग्यू लिमोजीन के अंदर वाइस गिल्ड लीडर, क्या आप वाकई मुस्तकबिल में सैफ अली की पैरवी करने का इरादा रखती हैं? वाइट फीदर ने फानग शीहान की तरफ देखते हुए पूछा, जो आंखें बंद किए गहरी सोच में डूबी हुई थी। अगर आप गिल्ड को इतनी अचानक छोड़ देंगी तो गिल्ड आपको मुआफ नहीं करेगा। अगरचे सैफ अली अब एक जहनी ताकत का माहिर है, लेकिन जहनी ताकत के माहिरीन के दरमियान नुमायां फर्क होते हैं। वो जरूरी नहीं कि दरमियानी तह में काम करने वाली तमाम तंजीमों को रोक सके। अगर उसने मामलात को गलत तरीके से संभाला तो अपना सिर्फ अपना रिजर्व स्लॉट खो देंगी, बल्कि आपको गिल्ड के इंतकाम का भी सामना करना पड़ेगा। मिथोलॉजी 5 अजीम सपर गिल्ड्स में से एक थी। बालाई जोन की कुछ तंजीमें जिन्होंने गार्ड्स डोमेन की वजह से गिल्ड के साथ शिराकतदारी की थी, उन्हें ताकतवर और आला दर्जे के जहनी ताकत के माहिरीन की हिमायत हासिल थी। फानग शीहान मिथोलॉजी की फर्स्ट वाइस गिल्ड लीडर थी। मिथोलॉजी से इसकी अचानक अलहदगी गिल्ड की साख और हौसले को जबरदस्त धचका देगी। मिथोलॉजी इस मामले का बदला लेगी, गार्ड्स डोमेन में भी और बालाई जोन में भी। मेरे पास कोई चारा नहीं है, ये मेरा आखिरी मौका है, फानग शीहान ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। अगर मैं इंतजार करती रही तो मैं यकीनी तौर पर रिजर्व स्लॉट खो दूंगी। एक बार जब ऐसा हो गया तो मुझे शक है कि मैं इसे वापस हासिल कर सकूंगी, चाहे कोई ताकतवर जहनी ताकत का माहिर ही मेरे लिए क्यों ना खड़ा हो। मैं सिर्फ ये दुआ कर सकती हूं कि सैफ अली उन लालची तंजीमों को भगाने के काबिल हो, यहां तक कि जहनी ताकत के माहिरीन को भी एक दरमियानी तह का रिजर्व स्लॉट हासिल करने में शदीद दुश्वारी होती थी, और वो उन स्लॉट्स को खानदानी वर्से की तरह समझते थे। आखिरकार ये स्लॉट्स किसी शख्स को बगैर किसी शर्त के दरमियानी तह में रहने की इजाजत दे सकते थे। अगर वो इस रिजर्व स्लॉट को बरकरार न रख सकी तो उसके जहनी ताकत का माहिर बनने के इम्कानात अमली तौर पर सिफर थे। बालाई जोन की तारीख में वो लोग जो बालाई जोन की दरमियानी तह में कदम रखे बगैर जहनी ताकत के माहिर बनने के काबिल हुए, बहुत कम थे। ये कहना मुबालगा आराई नहीं होगी कि 99% जहनी ताकत के माहिरीन जो कभी इस दुनिया में आए वो दरमियानी तह में कुछ अरसा रहने के बाद ही जहनी ताकत के माहिर बने। जबकि फानग शीहान बालाई जोन वापस जा रही थी, बुजुर्ग क्यू के ग्रुप के माजूर होने की खबर युआनतियान सिटी के बालाई जोन तक पहुंच गई, जिसने वहां मुकीम मुख्तलिफ तंजीमों को हैरान कर दिया। इन तंजीमों में से किसी ने कभी नहीं सोचा था कि सैफ अली इतनी खौफनाक ताकत का मालिक है। उसने अकेले ही इतने ज्यादा ग्रैंड मास्टर लेवल के माहिरीन के मुहासरे को नाकाम बना दिया था। इस गैर मुतवक्के पेशरफ्त ने इन्फिनिटी मास्टर को एहसान बेचने की कोशिश करने वाली बहुत सी तंजीमों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यंग मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? हेटियान सिटी और युआनतियान सिटी के बालाई जोन की तंजीमें अब हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं हैं, ये कोई ने लोतींडी को फोन करने के बाद परेशानी से पूछा। मजीद बरा, अब जबकि सैफ अली की साख बढ़ गई है, बहुत सी तंजीमें जीरो विंग से 7 लोमैन रेज क्रिस्टल हासिल करने के लिए इसके साथ शिराकतदारी पर गौर कर रही है। मैं समझ गया हूं। फी अलहाल युआनतियान सिटी के बालाई जोन से पीछे हट जाओ, लोतींडी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। उस्ताद को इस सूरत हाल का इल्म हो गया है। वो गालिबन जाती तौर पर सैफ अली को माजूर कर देंगे। हमें अब सिर्फ पीछे हटकर तमाशा देखना है। जी जनाब, लोतींडी की बातें सुनकर ये कोई खुश हो गया। अगर फुजियोजोंग ने जाती तौर पर कार्रवाई की तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार जब जीरो विंग के पीछे सैफ अली की हिमायत खत्म हो गई तो स्टार लिंक के लिए जीरो विंग को जम करना बहुत आसान हो जाएगा। फैंगलिन सिटी, जीरो विंग टावर। सैफ अली की वापसी के साथ ही जीरो विंग के अरकान में जोश व खरूश भर गया, खास तौर पर उन माहिरीन में जो हाल ही में जीरो विंग में शामिल हुए थे।
सब के जोश व खरूश की वजह ये थी कि सैफ अली ने गिल्ड के तमाम अंदरूनी अरकान के सामने फायर डांस और 1 दर्जन दीगर बुनियादी ओहदेदारों को लाइफ पोशनस से नवाजा था। इसके बाद उसने ऐलान किया था कि वो इन अंदरूनी अरकान को लाइफ पोशनस से नवाजेगा जो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे। उन्हें बालाई जोन में दाखिल होने का मौका भी मिलेगा। इस ऐलान ने पूरे हेड क्वार्टर में हंगामा बर्पा कर दिया। बालाई जोन एक ख्वाबों की सरजमीन थी जहां दाखिल होने की बेशुमार लोग ख्वाहिश रखते थे। बालाई जोन में रहने की बात तो दूर की बात, वो आमतौर पर बालाई जोन में दाखिल होने का ख्वाब देखने की भी हिम्मत नहीं करते थे। इसकी वजह यह थी कि बालाई जोन एक ऐसी जगह थी जिसके साथ दुनिया की सिर्फ चंद मुंतखब तंजीमें ही राब्ता कर सकती थीं। इन जैसे आम शहरियों के पास बालाई जोन में दाखिल होने का कोई मौका नहीं था। ताहम अब नामुमकिन मुमकिन हो गया था। गिल्ड लीडर, क्या यह वाकई ठीक है? फायर डांस ने नए इनामी निज़ाम को देखकर परेशानी से पूछा। नए इनामी निज़ाम में दर्जा 4 का एक अंदरूनी रुकन जो अपनी माना बॉडी की तकमील की शरह को कामयाबी से 110% तक बढ़ा लेगा, इसे लाइफ पोशन की 3 बोतलें मिलेंगी। इसके बाद इसे बेहतरी के हर अगले फीसद के लिए 1 बोतल मिलेगी। अगर वो 115% तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें मजीद 3 बोतलें मिलेंगी। तवज्जो के मेयारात के लिए भी इनाम था। दर्जा 4 के बुनियादी तवज्जो के मेयार तक पहुंचने के बाद रैंक में हर इजाफे पर उन्हें एक फैंटम पोशन मिलेगा। अगर वो दर्जा 4 के चोटी के मेयार तक पहुंच जाएं तो 3 बोतलें, और दर्जा 5 के मेयार तक पहुंचने पर 10 बोतलें मिलेंगी। जहां तक जंगी मेयारात का ताल्लुक है, अंदरूनी अरकान को वाइड रिलिम तक पहुंचने पर 1 लाइफ पोशन और डोमेन रिलिम तक पहुंचने पर 3 बोतलें मिलेंगी। सबसे अहम बात यह है कि गिल्ड में जो भी दर्जा 5 पर तरक्की पाएगा उसे 100% यकीन के साथ बालाई जोन में रहने का मौका मिलेगा। बालाई जोन की रहाइश को एक तरफ रखते हुए सिर्फ मुख्तलिफ पोशनस का इनाम ही काफी मुज़हका खेज था। दूसरे शायद ये न समझ सकें कि ये पोशनस कितने कीमती हैं, लेकिन फायर डांस जानती थी कि ये पोशनस सिर्फ महदूद मिकदार में दस्तयाब थे। पुरसुकून रहो, कोई मसला नहीं होगा, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। इसके बरक्स मुझे उम्मीद है कि ज्यादा लोग इनामात का दावा कर सकेंगे। लाइफ पोशन किसी शख्स की जिस्मानी तंदुरुस्ती को बेहतर बनाने के लिए नुमाया मददगार था। दरीं असना, अगर जीरो विंग तेजी से तरक्की करना चाहता था तो गिल्ड के लिए सिर्फ इस पर इन्हिसार करना काफी नहीं होगा। जीरो विंग को अपनी कमान में कम अज कम कई ग्रैंड मास्टर लेवल के माहिरीन की जरूरत थी, तभी इसे दूसरी कुव्वतों के उकसाने का खौफ नहीं रहेगा। लिहाजा इसे जीरो विंग के अंदरूनी अरकान के इनामात में इजाफा करने की जरूरत थी। ऐसा करने से वो जीरो विंग के अरकान की हौसला अफजाई और वाइड रीलिम के माहिरीन और डोमेन रीलिम के माहिरीन पैदा करने के इम्कानात को बढ़ा सकता था। मजीद बरा, इसके फराहम करदा लाइफ पोशनस के साथ फायर डांस और मास्टर ली बाओ चंद दिनों में ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच जाएंगे। ये खास तौर पर फायर डांस के लिए सच था, जो पहले ही रीलम्स ऑफ रिफाइनमेंट में डोमेन रीलिम और रीलम्स ऑफ ट्रूथ में इसेंशियल रीलिम तक पहुंच चुकी थी। इसे न्यूट्रलाइज न ग्रैंड मास्टर बनने के लिए सिर्फ थोड़ी सी तरगीब और दिमागी सरगर्मी में इजाफे की जरूरत थी। इसके बाद सैफ अली ने फायर डांस और गिल्ड के दीगर ओहदेदारों के साथ गिल्ड की तेज रफ्तार तरक्की पर तबादला ख्याल किया। बैरूनी दुनिया की अफवाज के हमले से निमटना आसान काम नहीं था। अगर उसे गलत तरीके से संभाला गया तो गिल्ड सिल्वर विंग सिटी और कदीम चटानी शहर खो सकता है। एक दिन जल्दी गुजर गया। अब वक्त आ गया है कि मैं गेम में वापस जाऊं। अपनी घड़ी पर एक नजर डालने के बाद सैफ अली ने एक लाइफ पोशन पिया, अपने बेडरूम में वर्चुअल गेमिंग केबल में लेट गया और गार्ड्स डोमेन में लॉग इन हो गया। चैप्टर 2889 हैरान कुन कदीम चटानी शहर। जब सैफ अली कदीम चटानी शहर के दाखिली रास्ते पर नमूदार हुआ तो शहर पहले ही एक नई शक्ल इख्तियार कर चुका था। अब इसकी दीवारें बहुत ज्यादा ऊंची थीं जो जादुई निशानात से ढकी हुई थीं। अगरचे शहर का मरकजी जादुई अरेफी अलहाल गैर फ़ाल था, लेकिन जादुई निशानात ने कुदरती तौर पर माहौल से माना जज्ब की और एक जादुई रुकावट पैदा की। जादुई रुकावट इतनी ताकतवर थी कि दर्जा 5 की हस्ती का मुकम्मल ताकत वाला हमला भी इसे नहीं तोड़ सकता था। जब तक शहर के अंदर और अर्द गिर्द माना मौजूद थी, ये जादुई रुकावट हमेशा मौजूद रहेगी। ये खुद बखुद मुफ्त में अपनी मुरम्मत भी करेगी। शहर के अंदर खंडरात की जगह बुलंद व बाला इमारतों ने ले ली थी और इमारतों के इस जंगल को धुंध की एक पुतली तह ने घेर रखा था। शहर की माना कसाफत अमली तौर पर जीरो विंग सिटी का मुकाबला कर रही थी।
جب سیف علی نے شہر کا بہتر نظارہ کرنے کے لیے آسمان کی طرف پرواز کی تو جو منظر اس کے سامنے آیا اس نے اسے خوشی سے نہال کر دیا۔ کیا یہ خود بخود مین سٹی میں ترقی پا گیا؟ موجودہ قدیم چٹانی شہر زیرو ونگ سٹی سے بھی تھوڑا بڑا تھا۔ جو پہلے سینٹ ہینڈ کی رہائش گاہ تھی اسے ایک دیوہیکل سٹی لارڈ کی حویلی میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ سٹی لارڈ کی حویلی کی اونچائی 300 میٹر سے زیادہ تھی اور چمکتے ہوئے الہی نشانات نے عمارت کو گھیر رکھا تھا۔ یہ الہی نشانات انسان کے بنائے ہوئے نہیں لگ رہے تھے، اس کے بجائے عمارت کے گرد مانا کے مختلف عناصر نے انہیں خود بخود تشکیل دیا تھا۔ اگر کھلاڑیوں کے پاس مانا کے آپریٹنگ اصولوں کا کافی زیادہ ادراک ہوتا تو وہ ان قدرتی طور پر پائے جانے والے الہی نشانات کے ذریعے مانا کے مختلف عناصر کے جوہر کو بھی سیکھ سکتے تھے۔ کوئی تعجب نہیں کہ ان شہروں کو جن کے مراکز میں خفیہ سرزمینیں ہیں، کھلاڑیوں کی ان کے پروموشنز میں نمایاں مدد ملتی ہے۔ صرف یہ قدرتی طور پر پائے جانے والے الہی نشانات ہی درجہ 4 کے کھلاڑیوں کو نمایاں فروغ دے سکتے ہیں۔ جب آپ شیطانی خدا کی خفیہ سرزمین کے اندر کے ماحول کو بھی شامل کرتے ہیں تو درجہ 4 کے کھلاڑی کے یہاں درجہ 5 پر ترقی پانے کے امکانات باہر کی دنیا کے مقابلے میں 20 سے 30% زیادہ ہونے چاہئیں۔ سیف علی شاندار سٹی لارڈ کی حویلی کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ جبکہ سیف علی خاموشی سے قدیم چٹانی شہر کا مشاہدہ کر رہا تھا، شہر کے گرد کھلاڑیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا۔ جب ان کھلاڑیوں کی نظریں شہر پر پڑیں تو وہ بھی ہکا بکا رہ گئے۔ جو اصل میں ایک تباہ حال شہر تھا وہ اب شاہی دارالحکومتوں سے بھی کہیں بڑا ایک شاندار شہر بن چکا تھا۔ شہر کے اندر مانا کی کثافت اس سطح پر تھی جہاں مانا ننگی آنکھ سے دیکھی جا سکتی تھی۔ اورک ایمپائر کے اندرونی علاقے سے شہر کی قربت کے ساتھ مل کر اس نے اسے اورک کیپٹل سٹی پر حملہ کرنے والے کھلاڑیوں کے لیے آرام کرنے کی بہترین جگہ بنا دیا تھا۔ چونکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو رہے تھے، سیف علی فوری طور پر شہر میں داخل ہوا اور سٹی لارڈ کی حویلی کی طرف اڑ گیا۔ اب جب کہ شہروں کو اپ گریڈ ہونے کے بعد سسٹم سے تحفظ حاصل نہیں تھا، قدیم چٹانی شہر اس وقت اپنی کمزور ترین حالت میں تھا۔ اگر معاندانہ قوتوں نے اب شہر پر حملہ کیا تو اس کا دفاع کرنا ناقابل یقین حد تک مشکل ہوگا۔ لہٰذا پہلا کام جو اسے کرنے کی ضرورت تھی وہ سٹی لارڈ کی حویلی کے مرکزی جادوئی ارے کو فعال کرنا اور شہر کا دفاعی جادوئی ارے پیدا کرنا تھا۔ اب جب کہ قدیم چٹانی شہر ایک مین سٹی بن چکا تھا، جب تک اس کا دفاعی جادوئی ارے فعال تھا اور جادوئی کرسٹلز کی کافی فراہمی موجود تھی، شہر بغیر کسی پریشانی کے درجہ 5 کی 2 ہستیوں کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ سیف علی کے سٹی لارڈ کی حویلی میں داخل ہونے کے بعد وہ ایک بار پھر حیران رہ گیا۔ نہ صرف سٹی لارڈ کی حویلی قدیم گارڈز ڈومین جیسا ماحول رکھتی تھی، بلکہ اس جگہ مانا کے مختلف عناصر کے آپریٹنگ اصولوں کی وضاحت زیرو ونگ سٹی کے خفیہ زیر زمین کمرے سے بھی زیادہ تھی۔ زیرو ونگ سٹی کے خفیہ زیر زمین کمرے نے قدیم درندے کے مجسمے اور ٹنوں جادوئی کرسٹلز کے خرچ کی بدولت ہی ایسا ماحول حاصل کیا تھا۔ اس کے باوجود خفیہ کمرہ ایک وقت میں صرف کئی درجن لوگوں کی گنجائش رکھتا تھا۔ دوسری طرف قدیم چٹانی شہر کی سٹی لارڈ کی حویلی اس سے بھی بہتر ماحول رکھتی تھی اور 10,000 سے زیادہ کھلاڑیوں کو بیک وقت اس ماحول میں تربیت لینے کی اجازت دے سکتی تھی۔ جب سیف علی مرکزی کنٹرول روم کے اندر پہنچا تو اس نے پچ بلیک دروازوں کا ایک مکمل کھلا ہوا سیٹ دیکھا۔ شیطانی خدا کی خفیہ سرزمین کی مانا مسلسل کھلے دروازوں سے باہر نکل کر سٹی لارڈ کی حویلی میں جا رہی تھی۔ خفیہ سرزمین خود بھی نمایاں تبدیلیوں سے گزری تھی۔ پہلے شیطانی خدا کی خفیہ سرزمین تمام باہر والوں کو قریب آنے سے روکتی تھی۔ اب وہاں 49 سیڑھیوں کی ایک پرواز تھی جو خفیہ سرزمین کی طرف جاتی تھی۔ یہ سیڑھیاں کھلاڑیوں کے اپنے ارد گرد کو مستحکم کرنے کی صلاحیت کا امتحان لیتی تھیں۔ کھلاڑی اس سیڑھی پر جتنا اونچا چڑھیں گے، ضرورت اتنی ہی زیادہ ہوتی جائے گی۔ جب تک کھلاڑی چوٹی پر پہنچیں گے، وہ مانا کے مختلف عناصر پر بنیادی مہارت حاصل کر چکے ہوں گے۔ کنٹرول روم کی دوسری منزل سے ایک اور سیڑھی براہ راست شیطانی خدا کی خفیہ سرزمین کی طرف جاتی تھی۔ تاہم کھلاڑیوں کو اس داخلے کے طریقے کو استعمال کرنے کے لیے کم از کم لیول 150 درجہ 4 ہونا ضروری تھا۔ انہیں داخل ہونے کے لیے فی کھلاڑی 1000 مانا سٹونز بھی ادا کرنے پڑتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں، شیطانی خدا کی خفیہ سرزمین میں داخل ہونے کے 2 طریقے تھے۔ ایک طریقہ مفت تھا لیکن اس کے لیے کھلاڑیوں کو مانا کے مختلف عناصر پر بنیادی مہارت حاصل کرنے کی ضرورت تھی۔ دوسرے طریقے میں داخلے کی شرائط بہت زیادہ نرم تھیں، لیکن کھلاڑیوں کو 1000 مانا سٹونز ادا کرنے پڑتے تھے۔ یہ طریقہ درجہ 4 کے کھلاڑیوں کے لیے ایک بہت بڑا فائدہ تھا۔ آخر کار
दर्जा 4 के खिलाड़ी दर्जा 150 से ऊपर की गार्ड मोड खुफिया सरजमीन से अपनी दर्जा 5 की तरक्की में नुमाया मदद हासिल कर सकते थे। ये बताने की जरूरत नहीं कि गार्ड मोड खुफिया सरजमीन के अंदर मौजूद मोनस्टर्स बहुत अमीर थे। सैफ अली ने जो अफवाहें सुनी थीं उनके मुताबिक दर्जा 150 से ऊपर की गार्ड मोड खुफिया सरजमीनों के अंदर मौजूद मीथक मोनस्टर्स बाहर की दुनिया के मीथक मोनस्टर्स के मुकाबले में कम अज कम 5 गन्ना ज्यादा एक्सपी और 3 गन्ना बेहतर लूट फराहम करते थे। वो चलते फिरते खजाने थे। यकीनन इन चलते फिरते खजानों को हासिल करना भी आसान नहीं होगा। इसकी वजह यह थी कि उन खुफिया सरजमीनों के अंदर मौजूद सबसे कमजोर मोन्स्टर भी जंगी मेयारात में रिफाइनमेंट रिलिम के माहिरीन का मुकाबला करता था, जबकि ज्यादा ताकतवर वाइड रिलिम के माहिरीन के बराबर थे। और उससे भी बदतर बात यह थी कि ये तमाम मोनस्टर्स ग्रोहों में हरकत करते थे। अगर एक आम दर्जा 4 का माहिर अकेले गार्ड मोड खुफिया सरजमीन में दाखिल होता तो उसे ये भी पता नहीं चलता कि वो कैसे मरा। और जबकि दर्जा 5 के खिलाड़ी अकेले गार्ड मोड खुफिया सरजमीन में जिंदा रह सकते थे, वो तब भी मर जाते अगर उनका सामना दर्जा 5 के लेजेंडरी मोन्स्टर से हो जाता। गार्ड मोड खुफिया सरजमीन के तमाम लेजेंडरी मोनस्टर्स कम अज कम चोटी के माहिरीन के बराबर जंगी मेयारात के मालिक थे, साथ ही ताकतवर बुनियादी औसाफ भी। औसत दर्जा 5 के खिलाड़ी को अकेले लेजेंडरी मोन्स्टर का सामना करने में दुश्वारी होगी। आमतौर पर लेजेंडरी मोन्स्टर पर हमला करने के लिए दर्जा 5 के 3 खिलाड़ियों की जरूरत होगी। मजीद बरा इन 3 खिलाड़ियों को एमटी, हेलर और डंज डीलर के किरदार अदा करने की जरूरत होगी। इन तीनों किरदारों के साथ ही उनके पास लेजेंडरी मोन्स्टर को मारने का मौका होगा। अगर खिलाड़ी लेजेंडरी मोन्स्टर को मारने की जमानत चाहते हैं तो उन्हें अपनी पार्टी फॉर्मेशन में दर्जा 5 के 2 मजीद डंज डीलर्स शामिल करने होंगे। सैफ अली ने शैतानी खुदा की खुफिया सरजमीन के दाखिली रास्ते को देखकर थोड़ी कशिश महसूस की। इसकी वजह यह थी कि दर्जा 150 से ऊपर की गार्ड मोड खुफिया सरजमीनों के अंदर मौजूद मोनस्टर्स के पास गार्ड क्रिस्टल्स गिराने का मौका होता था। वो मवाद जो बहुत से फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम्स को अपग्रेड करने के लिए जरूरी थे, साथ ही दर्जा 5 की स्कल और स्पेल बक्स जिनकी तमाम दर्जा 5 के खिलाड़ियों को अपनी जंगी ताकत बढ़ाने के लिए जरूरत थी। ताहम सैफ अली जल्दी से पुरसुकून हो गया। वो अच्छी तरह जानता था कि वो अकेले दर्जा 150 से ऊपर की गार्ड मोड खुफिया सरजमीन का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर वो फायर डांस और दूसरों को अपने साथ लाता भी तो वो ज्यादा से ज्यादा दर्जा 4 के सुपीरियर मीथक मोनस्टर्स के एक ग्रुप को मार सकते थे। दर्जा 5 का लेजेंडरी मोन्स्टर सवाल से बाहर था। इसके बाद सैफ अली ने कंट्रोल रूम के मरकजी जादुई अरे को फाल करने के लिए 3 लाख जादुई क्रिस्टल खर्च किए, जिसने कदीम चटानी शहर के गिर्द इलाही निशानात की एक रुकावट पैदा कर दी। शहर का दिफाई जादुई अरे पहले से नुमाया तौर पर मजबूत था। मरकजी जादुई अरे के फाल होने के साथ कदीम चटानी शहर एक सोए हुए दरिंदे की तरह जाग उठा। शहर ने 20,000 गज के रदिस में मौजूद तमाम माना को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे कुर्ब ओ जवार में माना खत्म हो गई। अब सिर्फ दर्जा 3 के खिलाड़ी जिन्होंने अपनी माना बॉडीज को फाल किया था, अर्द गिर्द में जिंदा रह सकते थे, और इलाके में मौजूद दर्जा 4 के खिलाड़ियों ने अपनी परवाज की रफ्तार को गिरते हुए देखा। अगर दर्जा 5 की कोई हस्ती अब कदीम चटानी शहर पर हमला करती तो वो अपने हमलों की ताकत को भी एक नुमाया मार्जिन से कम पाती। सिटी लॉर्ड की हवेली के अंदर सैफ अली अपने सामने मौजूद मंजर को देखकर हक्का बका रह गया। कितना ताकतवर मरकजी जादुई अरे है। शुरू में उसने टोलवारी मैजिक वर्ड का इस्तेमाल करते हुए कदीम चटानी शहर के मरकजी जादुई अरे को मजबूत करने का सोचा था, ताहम अब इसने इसमें मुदाखलत करने की हिम्मत नहीं की। इसकी वजह यह थी कि बेशुमार इलाही निशानात ने मरकजी जादुई अरे को तश्कील दिया था। वो एक नज़र में बता सकता था कि ये कोई आम मरकजी जादुई अरे नहीं है और मामूली सी तब्दीली के भी तबाकुन नताइज हो सकते हैं। दरीं असना इस मरकजी जादुई अरे के साथ कदीम चटानी शहर का दिफाई मेयार गालिबन 0 विंग सिटी के करीब था, जिसे वर्ल्ड मिरर का तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। और यह तब था जब मरकजी जादुई अरे नॉर्मल मोड में काम कर रहा था, अपनी ज्यादा से ज्यादा सलाहियत पर नहीं। मरकजी जादुई अरे को फाल करने के बाद सैफ अली ने फायर डांस से राब्ता किया और उसे सिल्वर विंग सिटी में जमा अफरादी कुव्वत को कदीम चटानी शहर मुंतकिल करना शुरू करने का कहा। 20 मिनट से भी कम वक्त में 0 विंग के 2 लाख से ज्यादा दर्जा 3 के अरकान और 30 से ज्यादा दर्जा 4 के अरकान कदीम चटानी शहर की खाली सड़कों पर पहुंच गए। इजाफी एहतियात के तौर पर फायर डांस ने 3 करिम्जन ड्रैगन फ्लाइंग शिप्स, 6 दर्जा 4 के फाइंगोल्ड गार्ड्स
और 2 दर्जा 4 के डार्क गोल्ड गार्ड्स को भी मुतहर्रिक किया। कदीम चटानी शहर में जमा जंगी ताकत पहले ही मुख्तलिफ सुपर पावर्स के हेड क्वार्टर्स का मुकाबला कर सकती थी। अपने मातहत से अपडेट पढ़ने के बाद फायर डांस ने सैफ अली से पूछा, गिल्ड लीडर, हमने बुनियादी सेट अप मुकम्मल कर लिया है, क्या हमें अब कदीम चटानी शहर खोल देना चाहिए? इसे खोल दो, सैफ अली ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। दाखिला फीस एक जादुई क्रिस्टल 40 सिल्वर कवाइंस मुकर्रर कर दो। एक गिल्ड सिटी के अवाम के लिए अपने दरवाजे खोलने के बाद ही वो एनपीसी सिपाहियों को भर्ती कर सकता था और बहुत तेज रफ्तारी से अपने दिफा को मजबूत कर सकता था। मजीद बरा, अगर जीरो विंग कदीम चटानी शहर को आम तौर पर चलता रखना चाहता था तो उसे रोजाना कम अज कम 1 लाख जादुई क्रिस्टल खर्च करने होंगे। अगर गिल्ड ने शहर को निजी तौर पर चलाने की कोशिश की तो आखिरकार उसके पास जादुई क्रिस्टल खत्म हो जाएंगे। जब कदीम चटानी शहर खुला तो गिल्ड्स और एडवेंचर टीमों के बहुत से स्काउट्स अंदर उमड़ आए। एडवेंचर टीमें जो ओरुक कैपिटल सिटी पर हमले करके रोजी कमाती थीं, वो भी ज्यादा दाखिला फीस के बावजूद शहर में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो गईं। ओरुक कैपिटल सिटी एक बहुत बड़ा खजाना था। मजीद बरा, ओरुक कैपिटल सिटी पर हमला करने वाले तमाम खिलाड़ी मौजूदा गार्ड्स डोमेन में फ्रंट लाइन माहिरीन थे। इनमें से कमजोर तरीन भी दर्जा 3 की चोटी की जंगी ताकत का मालिक था। फी अलहाल ये खिलाड़ी ओरुक कैपिटल सिटी के बैरूनी और अंदरूनी इलाकों में मोनस्टर्स को फॉर्म करके ही एक नुमाया फसल काट सकते थे। किस्मत के साथ वो लेवल 150 के एपिक आलात भी हासिल कर सकते थे। दरी असना, चूंकि कदीम चटानी शहर ओरुक कैपिटल सिटी का करीब तरीन गिल्ड सिटी था, इसलिए ये फितरी था कि ये खिलाड़ी उसे अपनी कार्रवाइयों के मरकज के तौर पर मुंतखब करें, चाहे इन्हें भारी दाखिला फीस ही क्यों ना अदा करनी पड़े। 2 घंटे से भी कम वक्त में 6 लाख से ज्यादा खिलाड़ी कदीम चटानी शहर में उमड़ आए और उनमें से हर खिलाड़ी दर्जा 3 का माहिर था। कदीम चटानी शहर में दाखिल होने पर ये तमाम माहिरीन शहर के शानदार नज़ारे और शानदार माहौल को देखकर दंग रह गए। न सिर्फ वो यहाँ गैर मुल्की तवानाइयों के सुनकुनरन से इंतहाई तेजी से सेहतयाब हो सकते थे, बल्कि वो शहर में आराम करके 2 पूरे लेवल्स के बराबर डबल एक्सपी बफ भी महफूज कर सकते थे। बफ के जमा होने की शरह हैरान कुन तौर पर 30% फी 24 घंटे थी। अगरचे 30% ज्यादा नहीं लग सकता, लेकिन दर्जा 3 के खिलाड़ी 24 घंटे मुसलसल ग्राइंडिंग करके भी 30% के बराबर एक्सपी नहीं कमा सकते थे। लेवल 140 तक पहुंचने वाले खिलाड़ियों को ग्राइंडिंग फरीकिस समझा जाता था अगर वो रोजाना 20% भी हासिल कर सकते। दरी असना, कदीम चटानी शहर की सड़कों पर आराम करके खिलाड़ी न सिर्फ अपनी लेवलिंग की पेशरफ्त में ताखीर से बच सकते थे, बल्कि वो मामूल से ज्यादा तेजी से लेवल अप भी कर सकते थे। अगर वो होटलों में आराम करते तो असर इससे भी बेहतर होता। कदीम चटानी शहर के बारे में खबरें पूरे मशरकी बर्रे आज़म में फैल गईं। जब सुपर पावर्स जिन्होंने कदीम चटानी शहर पर हमला करने का मंसूबा बनाया था, शहर के दिफाई मेयार के बारे में सुना तो उन्होंने दांत पैसे और अपने इरादे तर्क कर दिए। अब उनके पास बैरूनी दुनिया की अफवाज के उनका बदला लेने का इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं था। जबकि दर्जा 3 के माहिरीन की बड़ी तादाद कदीम चटानी शहर के माहौल पर वाह कर रही थी, सैफ अली दरिंदा बादशाह को स्टारमोन सिटी की जंग के देवता की इबादत गाह ले गया। पहले चूंकि सिस्टम ने सैफ अली को कदीम चटानी शहर के कुर्ब और जवार से निकलने से रोक दिया था, इसलिए वो सिर्फ दरिंदा बादशाह को आर्जी तौर पर कैद कर सकता था। अब जबकि इसने कदीम चटानी शहर के मामलात तय कर लिए थे, वो कुदरती तौर पर दरिंदा बादशाह को नहीं छोड़ सकता था। ये बताने की जरूरत नहीं कि चूंकि जंग के देवता की इबादतगाह शैतानी खुदा की इबादतगाह से नफरत करती थी, इसलिए इसने दरिंदा बादशाह जैसे आला दर्जे के शैतानी खुदा के सफीरों की गिरफ्तारी पर इंतहाई फराखदिली से इनामात की पेशकश की थी। सैफ अली के दरिंदा बादशाह के साथ जंग के देवता की इबादतगाह की लाबी में दाखिल होने के बाद लेवल 180 का एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर फौरी तौर पर इसके पास आया। सलाम जनाब, आप यहाँ इनाम लेने आए हैं, ठीक है, बरा करम मेरे पीछे आए। टेम्पल लॉर्ड इस वक्त वॉर गार्ड्स हॉल में मौजूद हैं। लेवल 180 दर्जा 3 के सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ने एहतराम से कहा जब इसने सैफ अली की तरफ देखा। ठीक है, रास्ता दिखाओ, सैफ अली ने सर हिलाया। चैप्टर 2890 जंग के देवता की इबादतगाह का इनाम। जंग के देवता की इबादतगाह, वॉर गार्ड्स हॉल। सितारों की रोशनी में घेरे हुए एक हाल में एक उधेड़ उम्र शख्स जिसने सफेद इलाही लिबास और फिरोजी ताज पहन रखा था, मुकम्मल तौर पर 7 लोमैन रेज क्रिस्टल्स से बने तख्त पर बैठा था।
इस शख्स ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोलीं जब उसे सैफ अली और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर की आमद का एहसास हुआ। हाल के वस्त में पहुंचने के बाद सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ने एहतराम से इत्तला दी, लॉर्ड टेम्पल लॉर्ड, ये शख्स यहाँ एक शैतानी खुदा के सफीर पर इनाम का दावा करने आया। लिबास पहने हुए शख्स ने सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर की बात सुनकर सैफ अली और पाबंद दरिंदा बादशाह को करीब से देखा। फिर इसने सर हिलाया और कहा, एडमिनिस्ट्रेटर रोई, अब जा सकते हैं। आम तौर पर एक बुलंद मर्तबा टेम्पल लॉर्ड को शैतानी खुदा के सफीर के इनाम से निमटने की जरूरत नहीं होती थी। ताहम सैफ अली दर्जा 5 की एक शख्सियत था, एक ऐसी हस्ती जो स्टारमोन किंगडम की चोटी पर खड़ी थी। लिहाजा टेम्पल लॉर्ड को भी इस मामले को एहतियात से निपटाना पड़ा। सैफ अली ने भी तजस्सुस से टेम्पल लॉर्ड का जायजा लिया। स्टारमोन सिटी की जंग के देवता की इबादतगाह स्टारमोन किंगडम में इबादतगाह की शाखों का हेडक्वार्टर थी। दरीं असना हावर्ड रेजविंड, जो इस ब्रांच हेडक्वार्टर के टेम्पल लॉर्ड थे, स्टारमोन किंगडम में तैनात जंग के देवता की इबादतगाह के सबसे मजबूत जंगजू भी थे। हावर्ड रेजविंड पर एक नज़र डालने के बाद सैफ अली को तस्लीम करना पड़ा कि जंग के देवता की इबादतगाह गॉड्स डोमेन की सबसे मजबूत कुव्वत कहलाने की मुस्तहिक थी। इसकी वजह यह थी कि एक किंगडम के ब्रांच हेडक्वार्टर का टेम्पल लॉर्ड भी लेवल 200 दर्जा 4 का एनपीसी था। दुरुस्त तौर पर कहा जाए तो एक हाफ स्टेप दर्जा 5 का एनपीसी। न सिर्फ हावर्ड रेजविंड एक नाकाबिले यकीन हद तक आला लाइफ रेटिंग का मालिक था, बल्कि मुख्तलिफ अनासिर पर उसकी महारत भी काफ़ी ज़्यादा थी। वो अपनी दर्जा 5 की माना बॉडी बनाने और दर्जा 5 पर तरक्की पाने से सिर्फ थोड़ा ही दूर था। मजीद बरा, हावर्ड रेजविंड के पास जो अमला और ताज था वो दोनों लेजेंडरी आइटम्स थे। यहां तक कि एक हकीकी दर्जा 5 की हस्ती को भी इसके खिलाफ जिदोजहद करनी पड़ेगी। सैफ अली की तरफ देखते हुए हावर्ड रेजविंड ने पूछा, लॉर्ड सोरुड सेनेट, क्या मैं इस शैतानी खुदा के सफीर की तस्दीक कर सकता हूं? यकीनन, सैफ अली ने अपना हाथ लहराया। दरिंदा बादशाह का जिस्म फौरी तौर पर टेम्पल लॉर्ड की तरफ उड़ गया। ताहम चूंकि दरिंदा बादशाह पहले ही जबरदस्ती गेम से लॉग आउट कर चुका था, इसलिए इसका जिस्म महज एक खाली खौल था। दरिंदा बादशाह का बेरू जिस्म हावर्ड रेजविंड के सामने पहुंचने के बाद इसकी पाबंदियां गायब हो गईं। साथ ही हाल के गिर्द नस्ब जादुई अरे फ़आल हो गए और दरिंदा बादशाह के जिस्म को इलाही निशानात से ढकी सुनहरी जंजीरों से जकड़ दिया। अगर दरिंदा बादशाह दर्जा 5 का खिलाड़ी भी होता, तब भी वो उन इलाही जंजीरों को नहीं तोड़ सकता था। आप हैरान कुन हैं, लॉर्ड सोरुड सेनेट अपने वाकई एक शैतानी खुदा के सफीर को पकड़ लिया। ये वो मातहत है जिसे पालने के लिए शैतानी खुदा ने बहुत कुछ खर्च किया है। अब जबकि अपने एक को पकड़ लिया है, बर्र-ए-आज़म काफ़ी अरसे तक अमन में रहेगा। हावर्ड रेजविंड ने दरिंदा बादशाह के जिस्म का मुआयना खत्म करने के बाद खुशी से चमकती आंखों के साथ कहा। शैतानी खुदा मरकजी बर्र-ए-आज़म पर उतरने के काबिल नहीं था। ज्यादा से ज्यादा वो बर्र-ए-आज़म पर छोड़ी गई लीगेसीज के जरिए बर्र-ए-आज़म को परेशान कर सकता था। दरीं असना, वो लोग जिन्होंने शैतानी खुदा की लीगेसीज हासिल की थीं और उन्हें इस्तेमाल किया था, वो शैतानी खुदा के सफीरों के तौर पर जाने जाते थे। शैतानी खुदा के रसूलों के मुकाबले में एक शैतानी खुदा के सफीर की गिरफ्तारी कई गन्ना ज्यादा कीमती थी। इसकी वजह यह थी कि सिर्फ शैतानी खुदा के सफीर ही शैतानी खुदा की लीगेसीज की ताकत इस्तेमाल कर सकते थे। बर्र-ए-आज़म पर शैतानी खुदा की लीगेसीज की एक महदूद तादाद थी, इसलिए एक सफीर के नुकसान का मतलब एक शैतानी खुदा की लीगेसी का गायब होना था। आप मेरी जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, लॉर्ड टेम्पल लॉर्ड, सैफ अली ने सुकून से कहा। सैफ अली को काफी अरसे से मालूम था कि दरिंदा बादशाह एक शैतानी खुदा का सफीर है, वरना वो इतनी जल्दी में जंग के देवता की इबादतगाह का दौरा न करता। इसके बाद हावर्ड रेजविंड ने एक मंत्र पढ़ा और दरिंदा बादशाह का जिस्म सुनहरी जंजीरों की ताकत के तहत आहिस्ता आहिस्ता तहलील हो गया। जब दरिंदा बादशाह का जिस्मानी वजूद गायब हुआ, तो सैफ अली ने इसकी जगह एक शफाफ रूह नमूदार होते देखी। ताहम जादुई अरे के असरात के तहत वो शफाफ रूह भी जल्दी से बखर गई। पूरा अमल 20 सेकंड से ज्यादा नहीं चला। जब हावर्ड रेजविंड ने मंत्र पढ़ना बंद किया, तो दरिंदा बादशाह का वजूद गार्ड्स डोमेन से मिट चुका था। अगर दरिंदा बादशाह दोबारा गार्ड्स डोमेन में दाखिल होना चाहता तो उसे शुरू से आगाज करना पड़ेगा। दरीं असना, शैतानी खुदा की लीगेसी के बगैर दरिंदा बादशाह जीरो विंग के लिए कोई खतरा नहीं रहेगा। इसे दर्जा 4 तक पहुंचने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है।
दरिंदा बादशाह के गायब होने के बाद सैफ अली को सिस्टम से एक नोटिफिकेशन मौसूल हुआ। सिस्टम, मुबारक हो, आपने एक शैतानी खुदा के सफीर को गिरफ्तार कर लिया है। इनाम के तौर पर 1,00,000 वॉर गॉड्स टेम्पल मेरिट पॉइंट्स, 3,000 वॉर गॉड्स टेम्पल रिपोर्टेशन पॉइंट्स, 5 लेवल्स और 50 लीगेसी स्कल पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। सिस्टम, अब की वॉर गॉड्स टेम्पल रिपोर्टेशन 6,700 पॉइंट्स तक पहुंच गई है। वॉर गॉड्स इनवाय के खिताब से नवाजा जा रहा है। इस खिताब के साथ अब जंग के देवता की इबादतगाह के एक बुजुर्ग के बराबर हैसियत और इख्तियार से लुत्फ अंदोज होंगे। सैफ अली इनामात देखकर दंग रह गया। अगरचे इसे एक फराख दिलाना इनाम की तवक्को थी, लेकिन उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये इतना फराख दिलाना होगा। 1,00,000 मेरिट पॉइंट्स के साथ वो वॉर गॉड्स ट्रेजरी से कितनी अशिया का तबादला कर सकता था, इसे एक तरफ रखते हुए सिर्फ वॉर गॉड्स इनवाय का खिताब ही इसकी कोशिशों का भरपूर सिला था। अगरचे जंग के देवता की इबादतगाह की गॉड्स डोमेन भर में बेशुमार शाखें थीं, लेकिन इसके बुजुर्गों की तादाद महदूद थी। बुजुर्ग की हैसियत जंग के देवता की इबादतगाह में ब्रांच टेम्पल लॉर्ड्स से भी ज्यादा थी। इस हैसियत के साथ सैफ अली बरा रास्त जीरो विंग को गॉड्स डोमेन के टॉप 3 रोकी गिल्ड्स में से एक होने की सिफारिश कर सकता था। जीरो विंग को अब अगले साल के सिलेक्शन मुकाबले से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय वो बरा रास्त 12 रिजर्व नशिस्तों के मुकाबले में हिस्सा ले सकता था। मजीद बरा गॉड्स डोमेन के टॉप 3 रोकी गिल्ड्स को 12 रिजर्व नशिस्तों के इख्तियार का एक हिस्सा भी मिलता था, जिसमें एक गिल्ड का किसी किंगडम में तैनात होना और इस किंगडम की इबादत से लुत्फ अंदोज होना शामिल था। सैफ अली को गहरी सोच में देखकर हावर्ड रेजविंड उसके पास आया और एहतराम से कहा, लॉर्ड सॉरुड सेनेट, अब की खिदमात की वजह से अब जंग के देवता की इबादतगाह के सफीर है। अगर आपको मुस्तकबिल में किसी परेशानी का सामना करना पड़े या किसी चीज में मदद की जरूरत हो तो मुझे मदद करके बहुत खुशी होगी। ये तो बहुत अच्छा है। टेम्पल लॉर्ड की पेशकश सुनकर सैफ अली ने पूछा, मैं अपने गिल्ड को टॉप 3 रोकी गिल्ड्स के उम्मीदवार के तौर पर तजवीज़ करना चाहता हूं। मैं ये भी चाहता हूं कि मेरा गिल्ड स्टारमोन किंगडम में तैनात हो। क्या मैं जान सकता हूं कि मुझे ये हासिल करने के लिए क्या करने की जरूरत है? ये पहली बार था जब वो जंग के देवता की इबादतगाह में एक बुजुर्ग के मुराद से लुत्फ अंदोज हो रहा था, इसलिए इसे कोई अंदाजा नहीं था कि किसी गिल्ड को टॉप 3 रोकी गिल्ड बनने की सिफारिश कैसे की जाती है। हावर्ड रेजविंड बिलाशुबा इस सवाल का जवाब देने के लिए बेहतरीन उम्मीदवार था। ये सादा सी बात है, आपको बस एक सिफारशी खत लिखना है और मैं इसे मरकजी हेडक्वार्टर के बुजुर्गों तक पहुंचा दूंगा। इसके बाद आपको बस इंतजार करना होगा। मेरा यकीन है कि आपके गिल्ड के टॉप 3 रोकी गिल्ड्स में से एक बनने की खबर चंद दिनों में पूरे बर्रे आजम में फैल जाएगी। लॉर्ड सॉरुड सेनेट, हावर्ड रेजविंड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अपने गिल्ड को स्टारमोन किंगडम में तैनात करना इससे भी आसान है। मैं बादशाह का अच्छा दोस्त हूं। एक बार जब जंग के देवता की इबादतगाह अपना ऐलान कर देगी तो बादशाह आपके गिल्ड को स्टारमोन किंगडम में तैनात करने पर बहुत खुश होगा। जब तक आप अपनी मंजूरी देंगे, आपका गिल्ड इसी दिन स्टारमोन किंगडम का नुमाइंदा गिल्ड बन सकता है। फिर मुझे इसके लिए आपको जहमत देनी पड़ेगी, लॉर्ड टेम्पल लॉर्ड, सैफ अली ने खुशी से कहा। उसने शुरू में सोचा था कि उसे एक मुश्किल अमल का सामना करना पड़ेगा। टॉप 3 रोकी गिल्ड्स गॉड्स डोमेन में गैर मामूली हैसियत रखते थे। अगरचे उनके पास पूरे मुल्क की तरक्की का फैसला करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन किसी मुल्क का नुमाइंदा गिल्ड बनने के फवाइद बहुत ज्यादा थे। नुमाइंदा गिल्ड्स पोजीशन संभालने पर अपने मुताल्लिका ममालिक से कीमती वसाइल हासिल करेंगे और इन वसाइल में 7 लोमैनरेज क्रिस्टल और मुख्तलिफ लेजेंडरी मवाद शामिल थे। किस्मत के साथ एक गिल्ड को इन्फीरियर डिवाइन आर्टिफैक्ट रैंक का मवाद भी मिल सकता था। सिफारिशी खत लिखने के बाद सैफ अली इबादतगाह के मरकजी खजाने में गया, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ ब्रांच टेम्पल लॉर्ड इससे ऊपर की हैसियत वाले ही दाखिल हो सकते थे। यकीनन लेजेंडरी हथियारों और आलात का बरा रास्त तबादला करना नामुमकिन है। सैफ अली ने खजाने में तबादले की फहरिस्त स्कैन करते हुए मायूसी से आह भरी। अगरचे वॉर गॉड्स ट्रेजरी ने तबादले के लिए लेजेंडरी हथियार और आलात पेश किए थे, लेकिन सिर्फ एनपीसी ही उन अशिया को इस्तेमाल कर सकते थे। खिलाड़ियों के इस्तेमाल के काबिल हथियार और आलात फरीगुमनेटेड लेजेंडरी रैंक या इससे नीचे तक महदूद थे। यकीनन वो डिवाइन आर्टिफैक्ट्स मुस्तसन थे जिनकी कीमत 2 लाख मेरिट पॉइंट्स से ज्यादा थी। ताहम किसी के लिए इतने ज्यादा पॉइंट्स जमा करना अमली तौर पर नामुमकिन था। उस वक्त
सैफ अली खजाने के मवाद को बराउज करने की तरफ मुड़ा। जब इसने मवाद की फहरिस्त देखी तो वो तारीफ में आह भरे बगैर न रह सका। आखिरकार खजाने में 5 लाख से ज्यादा लेजेंडरी मवाद और 10,000 डिवाइन आर्टिफैक्ट मवाद मौजूद थे। ये है एक इलाही ताकत का जरिया। सैफ अली एक डिवाइन आर्टिफैक्ट रैंक के मवाद की तफसील पढ़कर दंग रह गया। आग की एक आंख जो कुदरती तौर पर इलाही ताकत के जरिया से बनी है। स्कॉर्चिंग आई को किसी शख्स के जिस्म के साथ जम किया जा सकता है ताकि उसकी लाइफ रेटिंग में नुमाया बेहतरी लाई जा सके। मतलूबा मेरिट पॉइंट्स 70,000। सैफ अली ने मुतअद्दिद मौक़े पर इलाही ताकत के ज़राए के बारे में तहक़ीक़ की थी, ताहम वो कभी भी उनके बारे में कोई मालूमात हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे जंग के देवता की इबादतगाह में एक मिल जाएगा। ताहम जब उसने देखा कि स्कॉर्चिंग आई के कितने मेरिट पॉइंट्स हैं तो उसकी चीख निकल गई। औसत फरीगुमनेटेड लेजेंडरी हथियार की कीमत सिर्फ 40,000 मेरिट पॉइंट्स के लगभग थी, फिर भी स्कॉर्चिंग आई की कीमत सिर्फ एक मवाद होने के बावजूद 70,000 मेरिट पॉइंट्स थी। मवाजना के लिए गार्ड क्रिस्टल्स, जिन्हें मवाद भी समझा जाता था, की कीमत सिर्फ 7,000 मेरिट पॉइंट्स थी। वॉर गॉड्स ट्रेजरी में 4 इलाही ताकत के जराए हैं, लेकिन मैं अपने मौजूदा पॉइंट्स के साथ सिर्फ एक ही खरीद सकता हूं। अगर मैं इसके बजाय गार्ड क्रिस्टल्स का तबादला करता हूं तो मेरे पास गालिबन फरीगुमनेटेड लेजेंडरी आलात को लेजेंडरी रैंक में अपग्रेड करने के लिए काफी होंगे। सैफ अली स्कॉर्चिंग आई पर हिचकिचाया। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वो मुख्तसर मुद्दत में मजीद मेरिट पॉइंट्स हासिल कर सके। आखिरकार वहां कोई दूसरा शैतानी खुदा का सफीर उसके पकड़ने का इंतजार नहीं कर रहा था। दरी असना स्कॉर्चिंग आई तबादले के लिए दस्तयाब 4 इलाही ताकत के जराए में से सबसे सस्ता था। दूसरों की कीमत तकरीबन 80,000 पॉइंट्स थी। अगर इसने फरीगुमनेटेड लेजेंडरी आलात के एक टुकड़े को अपग्रेड करने के लिए काफी गार्ड क्रिस्टल्स का तबादला करने का इंतखाब किया तो वो किसी भी इलाही ताकत के जरिए को बिल्कुल नहीं खरीद सकेगा। आखिरकार सैफ अली ने दांत पीसते हुए कहा, मैं स्कॉर्चिंग आई और 4 गार्ड क्रिस्टल्स का तबादला करूंगा। बरा करम थोड़ी देर इंतजार करें, सैफ अली के सामने मौजूद रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा और उसकी मुंतखब करदा अशिया तलाश करने के लिए चली गई। कुछ देर बाद स्कॉर्चिंग आई और 4 गार्ड क्रिस्टल्स उसके हाथों में आ गए। साथ ही इसके पास मौजूद मेरिट पॉइंट्स भी तेजी से गिर गए। ताहम सैफ अली को अपने फैसले पर अफसोस नहीं हुआ। जंग के देवता की इबादतगाह के पास कितने कम इलाही ताकत के जराए थे, इसकी बुनियाद पर वो बता सकता था कि ये अशिया नाकाबिले यकीन हद तक नायाब और कीमती थी। बाहर की दुनिया में एक भी इलाही ताकत का जरिया हासिल करना पहले ही नामुमकिन के करीब होगा, 2 तो दूर की बात। गार्ड क्रिस्टल्स अलबत्ता एक अलग बात थी। अगरचे गार्ड क्रिस्टल्स नायाब हो सकते थे, लेकिन सैफ अली के पास अब भी उन्हें हासिल करने के तरीके मौजूद थे। मैं देखता हूं कि लाइट ऑफ 2 वर्ल्ड्स में कितनी बेहतरी आती है। अपने हाथ में मुट्ठी के बराबर स्कॉर्चिंग आई को देखते हुए सैफ अली ने लाइट ऑफ 2 वर्ल्ड्स निकाली। सिस्टम इलाही ताकत का जरिया पता चला है। क्या आप लाइट ऑफ 2 वर्ल्ड्स को उसे जज्ब करने की इजाजत देना चाहते हैं? जज्ब करो। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।